भोजपुरी के बारे में पूछेंगे तो महान गूगल बाबा और हमारे यूट्यूब बाबा जो हैं वो सीधा फुहड़ता के बारे में पहले नॉलेज देंगे। छलकत तोहरी जवानिया पे, कहाँ अश्लील है वो गाना? अब खटिए पे खड़े के जो डांस स्टेप है वो वो अक्सर कहते हैं कि माने हम सिंगर अच्छा बानी, बाकी एक्टर में हमारा नाम ना लिहल जाला तरह से। एक्टिंग कैसी लगी थी पूरब की? बहुत अच्छी लगी थी। मैंने तो पवन जी को भी शेयर किया था वो। ये कौन अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करेगा? डायरेक्टर बोल रहा है और कम और रोमांस और रोमांस यार एक्स से तू मेरा भाई ऑफ स्क्रीन है इसलिए तो ऑन स्क्रीन है, ऑन स्क्रीन इसलिए ऑफ स्क्रीन नहीं है। बताइए तो आज लड़ी लेते हैं इसी बात इसको पे। याद है बेटा फिल्म का गाना माधुरी दीक्षित का, अनिल कपूर खड़ा है खड़ा है एक प्लीज खड़ा है खड़ा है खड़ा। सीरियसली सैया जी से छुप के हुई क्या तेरी बात बताओ बेलिया। ये तो सिंपल लग रहा है। नहीं तो हीरोइन क्या गा रही है? हाँ वो आए वो मुस्कुराए वो ये सब कर रही, तो सेम गाना वैसा ही है। हम सालों साल झेल रहे होते हैं ना, इनका अफेयर भी देखो, अफेयर की गॉसिपिंग भी सुनो, माँ की आँख ब्रेकअप हो तो ब्रेकअप के बाद का रायता भी हम ही समेटे बैठ के। लेकिन अब एक सुपरस्टार अब किसी और के साथ जिम कर रहे हैं ना। करने दीजिए, वो तो रील आई इसलिए मालूम पड़ा, पे कितनों के साथ जिम कर रहे हैं हमने थोड़ी देखा जाके। अब वो ऑडियंस कहाँ है, वो जो फैंस कहाँ हैं जो आप लोग लड़ रहे थे कि हम यादव हैं तो तू सिंह बाड़ा तब ई बाड़ा ना ऊ बाड़ा। कोई आके कैमरे के सामने रोना गाना करता है। पवन जी तो नहीं रोए ना आके, उन्होंने तो नहीं कहा ना कुछ आके। मैंने ऐसे कई लड़कों को देखा है जो 4-5 महीने के अफेयर में होते हैं या 2 साल के अफेयर में होते हैं और फिर लड़कियां उन पे रेप अटेम्प्ट केस लगाती हैं। पवन जी को मैं जानती हूँ और मुझे पता है कि उन्होंने भी बहुत कुछ झेला है रिलेशनशिप में रह के। प्यार में पड़ जाते हैं और प्यार में पड़ने का जो नतीजा है वो ये नतीजा है इन लोगों का कि ऐसे बदनाम हो जाते हैं। ये बात मैंने कभी बोली नहीं है, आई थिंक पवन जी ने भी कहीं नहीं बोली है। पवन जी मैंने ये बोल दिया है, खेसारी जी और पवन जी और काजल मिल के पीटेंगे। कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री जो है मेल डोमिनेट कही जाती है, स्टार्स का चलता है, उस बीच में अपने आप को खड़ा करना एक चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज है। जब मेरी पहली फिल्म रिलीज़ हुई, सुपर हिट हो गई, उसके डायमंड जुबली भी हमने सेलिब्रेट किया, तो उसके बाद मनोज जी लगातार फिल्में उन्होंने शुरू कर दी थी। मुझे पूरा 1 साल लगा था नेक्स्ट सेकंड फिल्म साइन करने के लिए। अच्छा। सो उस वक्त मैं सुनती थी कि हीरोइन का करियर गिनती से 4 या 5 साल का ही होता है। तो चूँकि बहुत ही फ्रेश माइंड था, स्टडी करके जस्ट निकली थी, तो दिमाग में छप गया था कि ओहो मतलब करने के लिए सिर्फ 4-5 साल ही है, उसके बाद तो ख़त्म हो जाती हीरोइनें। तो वो जो 4-5 साल जो मैंने एक पुरुष प्रधान इंडस्ट्री में जो काटे हैं, वो आई थिंक वो जो मैंने 5 साल निकाले हैं वो ही नतीजा है कि मैं आज 20 साल पूरे कर चुकी हूँ। काटे नहीं टक्कर लिया आपने तो अच्छी तगड़ी तरीके से। वो मुझे लगता है ना कि जो जुनून था ना मेरे अंदर, क्योंकि मेरी मॉम और मेरी नानी बहुत बड़े फिल्मी रहे, मतलब फिल्मी मतलब कि माय मॉम बहुत बड़ी वाली फ़ैन शाहरुख खान की। अच्छा। मेरी नानी बहुत बड़ी फ़ैन, तो उन लोग का ड्रीम था कि अरे बाप रे हमारे ख़ानदान से कोई लड़की इंडस्ट्री में गई है। उनके लिए अपनी बच्ची को पर्दे पर देखना एक बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे मेरी मॉम का इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला ना, मेरी मॉम का था कि तुम क्यों नहीं कर सकती, तुम क्यों। मेरी मॉम एक ही चीज़ कहती थी, जब पहली फिल्म घर बैठे बैठे आई है ना तो इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर बहुत बड़ा झंडा गाड़ने वाली हो, डर के मत निकलना। 4 फिल्मों से आउट हो रही हो, 10 फिल्मों से आउट हो रही हो, जो पहली फिल्म ने तुमने कर दिया है इसका मतलब तुम्हें यहाँ पर जमना है। तो उनकी जो बातें होती थी और नो डाउट उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। सो ये जो आउट होने की बात आपने कही, ये कब शुरू हुआ आपके साथ कि आपको पहला झटका? डे 1 से। तो डे 1 तो उसके बाद तो आप लेकिन फिर एक है एक्चुअली क्या होता है ना, देखिए क्या होता है कि अभी की जो फीमेल आर्टिस्ट आती हैं, नई लड़कियां, उनको पहले से पता होता है कि हमें ऐसे जाना है, हमें ऐसे बात करनी है, हमारे सैंडल्स इतने अच्छे होने चाहिए, हमारे हाथ में पर्स बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा मेकअप बहुत अच्छा होना चाहिए।
लेकिन अब पहले की जो लड़कियां जो हीरोइंस आई हैं बॉलीवुड की भी आप देखेंगी तो उनको नहीं पता होता था, उनमें से मैं भी एक थी। तो जब मेरी पहली फिल्म आ गई, फिल्म हिट हो गई, तो ऐसा नहीं था कि रानी चैटर्जी की वजह से हिट हुई है। क्रेडिट हीरो को गया, क्रेडिट डायरेक्टर को गया, म्यूज़िक डायरेक्टर को गया। तो मैं तो गिनती में थी ही नहीं कि नेक्स्ट फिल्म में रानी के लिए सोचना है, ऐसा था ही नहीं। उनकी फिल्में शुरू भी हुई, मनोज तिवारी जी की, रवि किशन जी की भी फिल्में शुरू हुई उस टाइम पे। तो मैं कहीं पर भी नहीं थी। हर फिल्मों से मैं मुझे लगता है कि थी ही नहीं तो हटाने का सवाल ही नहीं उठता इनिशियल टाइम पे। तो मैंने नए नए लड़कों के साथ फिल्में शुरू की। मेरी मॉम ने मुझे कहा कि ठीक है तुम्हें फिल्मों में हटाते हैं तो कोई बात नहीं ना, तुम वो फिल्में करो जो तुम्हारे पास ऑफ़र होती हैं। तो मैं उनसे कहती कि नहीं मम्मी, इसमें बड़ा हीरो नहीं है, अगर बड़ा हीरो नहीं होगा तो छोटी छोटी फिल्में कहलाएंगी और फिर मैं छोटी फिल्मों की हीरोइन हो जाऊंगी। तो मेरी मम्मी ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए मुझे। मम्मी ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, पब्लिक जिसे हिट कराती है ना वो बड़ा है। मैंने कहा ससुरा बड़ा पैसा वाला जब आ रही थी तब तुम भी नहीं थी और मनोज तिवारी की भी पहली फिल्म थी, वो हिट हुई ना। तो मेरी मॉम ने जब समझाया तो मैंने नए लड़कों के साथ फिल्में करना शुरू की। तो जब नए लड़के जब उनके साथ फिल्में करना शुरू की तो सेंट्रल रोल मेरा ही होता था फिल्म में। ये मेरे लिए प्लस होता गया। फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट होते थे और जब फीमेल ओरिएंटेड से मेरा एक अच्छा खासा नाम हो गया, उसके बावजूद मैं फिल्मों से हटाई जाती थी तब मुझे बुरा लगा। उसके पहले नहीं लगा था क्योंकि उसके पहले था कि खुद ही रेस से मैंने खुद को पीछे ही कर लिया था ना कि मैं तो हूँ ही नहीं, मतलब ये लोग मुझे हीरोइन ही नहीं समझते थे। तो जब हटाने लगे बाद में वापस से हटाने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ उनकी चहेतियों को फिल्मों में रखना होता था और कोई रीज़न नहीं होता था। आप उनकी लिस्ट में नहीं आ पाए? मैं चहेती नहीं बन पाई। हाँ, आप चहेती क्यों नहीं बन पाई? पता नहीं मुझे। यू नो कनेक्शंस हो जाते हैं इंडस्ट्री में जब आप किसी के साथ काम कर रहे हो। तो हमारी इंडस्ट्री में बहुत कनेक्शंस हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही कनेक्शंस होते हैं। मुझे तो लगता है कि लैला मजनू, शीर फराद, रोमियो जूलियट जब मरे तो सीधा पैदा हमारी इंडस्ट्री में हुए हैं आके। सभी प्यार में हैं और सभी प्यार भी करते हैं, उनको हम भी झेल रहे होते हैं, साल साल भर ऑडियंस भी झेल रही होती है। बट मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं किसी की चहेती नहीं बनी और मैं चहेती ऑडियंस की बनी और डायरेक्टर्स की बनी। और मुझे तकलीफ़ तब होती थी जब इतना अपने दम पर इतना काम करने के बाद भी मैं फिल्मों से हटाई जाती थी जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनकी कोई स्पेशल वन फिल्म में हो। बट मैंने कहा ओके फाइन, शायद मेरे लिए और कुछ बड़ा लिखा हो, और नो डाउट लिखा था। बिल्कुल। उसके बाद आपने काफ़ी काम 2008 से मैंने फीमेल ओरिएंटेड फिल्में शुरू की। 2008 2025 आज तक मैं फीमेल ओरिएंटेड फिल्मों की वजह से ही इंडस्ट्री में हूँ। शुरुआत आपकी 4 से हुई थी? यस। मतलब 20 साल आपने पूरे? 20 साल। मतलब कहाँ आप 5 साल के लिए बातें हो रही थी? मुझे तो लगा था कि मैं 2-3 साल में आउट होने वाली हूँ। अच्छा, एक सवाल है मेरा कि रानी नंबर 786, रानी चली ससुराल, रानी वेट्स राजा, रानी बनल ज्वाला, ये कोई एक आपका ही राइटर था कि जो आप ही के नाम पे सारी मूवी लिखे जा रहा था? नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, जब एक किसी का दौर चलता है ना, हाँ, तो उस दौर में लोग ऐसी हरकतें करते हैं। रानी बनल ज्वाला का मैंने इंसिडेंट भी सुनाया है बहुत जगह पे। ये फिल्म का टाइटल था ज्योति बनल ज्वाला एक्चुअली। अच्छा। ये फिल्म मैंने पूरी शूट की ज्योति बनल ज्वाला की। डायलॉग्स भी मेरी माँ कहती है कि हमार ज्योति ज्वाला बाड़ी, हमार ज्योति सब कहते नहीं, इस तरह के डायलॉग्स हैं कि हम ज्योति, हम कसम खाता नहीं कि आज, मतलब इस तरह के डायलॉग्स मैंने फिल्म में बोले। कट टू मैगजीन आती है मेरे घर, रानी बनल ज्वाला। ये फिल्म मैंने कब की है? प्रोड्यूसर का नाम, मैंने कहा अरे ये तो ज्योति बनल ज्वाला है। ये कैसे हो गया? मैंने कॉल किया, मैंने कहा सर ये मैगजीन देखी मैंने, रानी बनल ज्वाला क्यों कर दिया? रानी जी डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहते थे कि रानी है तो रानी बनल ज्वाला। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन फिल्म में ज्योति बनल ज्वाला उसका क्या करेंगे? बोलते चलता है रानी जी। तो ये लोगों का प्यार है और नो डाउट फिल्म बहुत चली। रानी 786 जो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, तो बहुत बेमन से मैंने वो फिल्म की शूट की थी। और जब टाइटल सुना तो मेरा और मूड ऑफ हो गया था, रानी 786, क्योंकि मैंने कहा मैं कैरेक्टर उसमें प्ले कर रही हूँ रानी,
जो एक हिंदू लड़की है, फिर रानी 786, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं ये लोग मेरे मतलब साथ। आपका नामकरण यू नो, मुझे इतना टेंशन हो गया था ना कि कोई हिंदू मुस्लिम में लड़ाई ना करवा दे यार ये लोग। रानी 786, तो मैंने ना उस फिल्म को ना कभी नाम लिया, ना मैंने कभी प्रमोशन की, बट वो फिल्म चल गई। आज पता है मैंने इतनी हिट फिल्में दी होंगी, लेकिन सवाल मुझे इस फिल्म के लिए पूछा जाता है, और आज मैंने पहली बार इस फिल्म की स्टोरी भी बताई है। ये रानी चली ससुराल, ये मूवी तो बन गई, रानी चली गई ससुराल कब होगा? वो पता नहीं। ये वैसे टाइटल अच्छा है। हाँ, रानी चली गई ससुराल। मेरे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स देख रहे हैं आप लोग, प्लीज़ तुरंत रजिस्टर करिए इस टाइटल को। रानी चली गई ससुराल, भोजपुरी में ऐसा होगा, रानी चल गई ससुराल। सो अच्छा, मेरी शादी की बात कर रहे हैं। देखो शादी, यू नो, पहले ना लोग जब मुझे पूछते थे तो मैं बहुत ब्लश करती थी कि अरे यार मेरी शादी की बात पूछ रहे हैं, मैं क्या बोलूँ, यू नो। अभी मैं इतनी कंफ्यूज्ड हूँ। आज तो मेहंदी भी है। नहीं, ये तो ऐसी मुझे बहुत शौक है मेहंदी का, तो मैं कभी कभी लगाती रहती हूँ। अभी राइट नाउ प्रेजेंट टाइम पे मैं इतनी कंफ्यूज्ड हूँ शादी को लेके, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बट हाँ मैं करना चाहती हूँ, बट मुझे लगता है कि पता नहीं मैं कब तक इस डिसीजन पे पहुँच पाऊँगी कि मैं करूँगी कि नहीं। क्वालिटीज़ भी बता दो, आई गेस अगर देख रहे होंगे तो लड़के। ओ गॉड, कमेंट्स आ जाएंगे, हम बता देंगे आपको। बहुत मुश्किल काम है लड़कों को। वैसे मुझे बहुत सिंपल लड़के ही अच्छे लगते हैं, जिनकी सोच सिंपल हो लेकिन फैमिलियर हो। मैं चूँकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मुझे जॉइंट फैमिली में रहने वाला लड़का ही चाहिए। वो जो अकेले रहते हैं ना लड़के, बैचलर, मुझे वैसा लड़का नहीं चाहिए। बस बाकी और कुछ खास तो नहीं चाहती मैं एक्चुअली। नहीं, कुछ तो खास होगा जो इतना टाइम हो गया और आपने शादी नहीं की। नहीं, देखो क्या होता है ना, मुझे लगता है कि हर चीज़ का एक समय तय है। शादी, प्रेम, दोस्ती। मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत कोई खास ही बना होगा, इसलिए देरी हो रही है। क्योंकि जितने भी लड़के आए लाइफ में, उन सब ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया, यू नो। सिखाया ऐसे कि बहुत खुलकर नहीं हंसना चाहिए, वो आपको जज करेंगे। एक सक्सेसफुल जब लड़की होती है तो वो हर कदम पे उसको जज किया जाता है, यू नो। तो मैं जो लड़कों के साथ मैंने बात की या मैं मिली या मैंने डेट कह सकते हैं आप लोग, मैंने किया, मुझे ये चीज़ समझ आई कि शायद जो मैं हूँ यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यू नो। बहुत बैड एक्सपीरियंस रहे हैं मेरे, क्योंकि मैं अक्सर ये सोचती कि मेरा इतना हंसना दिक्कत कैसे हो सकता है, मेरा इतना बिजी रहना दिक्कत कैसे हो सकता है। सो एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं ना कि मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा लड़का लाइफ में आए जो ये समझे कि मैंने बहुत मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया है। और हर लड़की ना अपने लाइफ पार्टनर में एक फादर फिगर देखती है, यू नो। मेरे पापा नहीं हैं इस दुनिया में, और बहुत कम एज में काम शुरू करने की वजह से पापा के साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड भी नहीं किया। बिलीव नहीं करेंगे, पापा के साथ मेरी एक फ़ोटो भी नहीं है, क्योंकि 2003-4 में मोबाइल तो थे नहीं। बहुत बचपन की फ़ोटोज़ हैं, बड़े होने के बाद की कोई फ़ोटोज़ नहीं है। तो मैं अक्सर हर लड़के में एक फादर फिगर देखने की कोशिश करती हूँ। आई थिंक हर लड़की एक फादर फिगर देखने की कोशिश करती है। जैसे पापा के घर में लड़कियाँ खुश रहती हैं ना, हंसती हैं, बोलती हैं, वैसे ही वो अपने लाइफ पार्टनर में भी चाहती हैं। अब लाइफ पार्टनर अगर उसको हर बात पे जज करे तो फिर वो तो आई थिंक मैंने बहुत लंबा भाषण दे दिया इसमें। नहीं। और आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं कैसा लड़का चाहती हूँ, कि जिसको मेरे हंसने बोलने और मेरे कामयाबी से दिक्कत ना हो, जो मुझे जज ना करे, मुझे ऐसा लड़का चाहिए। आपको किसी ने चीट किया? या किस बात पे? यू नो, मैं फ्रेंडशिप में भी चीट की गई हूँ, और जहाँ मुझे लगा है कि मुझे थोड़ा सा प्यार हो रहा है या यही सब कुछ है, ऐसा वाला फीलिंग जब भी आया है, तब मुझे ऊपर वाले ने होश में लाया है कि नहीं बहन तू गलत जा रही है। चीट सबको मिलता है, चीट तो आई थिंक धोखे सबको मिलते हैं। मुझे फ्रेंडशिप में धोखे मिले हैं, मुझे प्यार में भी धोखे मिले हैं,
और लेकिन एक इन सबसे अच्छी बात ये है कि मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई ना, जब जब मुझे धोखा मिलता है ना मैं निखर के आ जाती हूँ, मतलब मैं निखर जाती हूँ, बड़ी खूबसूरत हो जाती हूँ मैं। और आई थिंक लोग मुझे पूछते हैं कि खूबसूरती का राज क्या है। धोखे इतने खाए हैं यार कि उसके बाद मैं जाती हूँ जिम में और खूब जिम करती हूँ, खूब डाइट करती हूँ। तो आई थिंक डाइट में धोखा चल रहा है। सो चीटिंग सबको ही मिलती है, मुझे भी मिली है और बहुत बड़ी बड़ी वाली चीटिंग्स मिली हैं भाई। किसी हीरो के द्वारा? नहीं, हीरो को मैंने डेट नहीं किया। कि आजकल भोजपुरी में बहुत सारे चल बहुत रहे हैं ना आजकल सारे, लफड़े। कभी किसी का जिम वाला वीडियो रिलीज होता है कभी कोई आकर के यूट्यूब पे अपनी कोई बात कहता है, कोई इंस्टाग्राम लाइव पे कहता है। ये तो आप लोग अभी सुन रहे हैं ना, क्योंकि यूट्यूब पे हम तो सालों से सुन रहे हैं सब कुछ। तो कुछ सुना दीजिए आप। यू नो देखो, एक इंडस्ट्री है, दो लोग काम करते हैं, प्यार मोहब्बत होता है, अच्छी बात है, यहाँ तक सब अच्छा है। बिल्कुल। बट मेरा मानना ये है कि जब आप लोग अलग हो जाते हो तो क्यों एक दूसरे की इज्जत उतारना कैमरे के सामने आके। जब आप लोग प्यार में थे तब तो आप लोग कहते थे कि वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। ब्रेकअप के बाद बताने की क्या जरूरत है कि यार वी आर इन रिलेशनशिप, व्हाई। तो ये जो आप लोग अभी सुन रहे हैं, जो हमारी ऑडियंस अभी सुन रही है, तो हम लोग बहुत सालों से देख रहे हैं, कितने ब्रेकअप्स देखे हैं, कितने पैचअप्स देखे हैं, कितनी मारपीट देखी, तो ये सब तो चलता रहता है। मुझे काजल राघवानी और खेसारी की बात करनी थी। क्या आप काजल की अच्छी दोस्त भी हैं। डेफिनेटली जब वो स्पिरिट से रहती तो आप लोगों की कुछ बात हुई, आपने कुछ? ऑफ कोर्स हुई। अभी नहीं, हम लोग तो बहुत पहले से ही बात करते हैं। और मैंने काजल को कॉल किया, मुझे ऐसा लगा कि वो परेशान है और उसे ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि उसके साथ कोई नहीं है। अगर हम कुछ आकर बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके साथ नहीं हैं। तो मैंने उसे कॉल किया और मैंने उसे कहा कि हम साथ हैं, अगर जहाँ लगेगा कि बोलना चाहिए डेफिनेटली बोलेंगे। देखिए, खेसारी जी भी मेरे दोस्त हैं, हम पड़ोसी भी हैं। खेसारी जी की फैमिली से भी मेरी मिलना जुलना होता है कभी कभार। तो ऐसा नहीं है कि मैं खेसारी जी को पॉइंट आउट कर रही हूँ कि उन्होंने ही गलत किया। बिल्कुल, ताली एक ही हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। चीज़ ये है कि खेसारी जी ने ही शुरुआत की थी एक्चुअली उस चीज़ की। वो किसी पॉडकास्ट में गए थे और उन्होंने वहाँ पे डिफेंडर और टेम्पो ऐसे कोई कमेंट कर दिया था, जिसके बाद बहुत ज़्यादा ट्रोल की गई काजल। और मुझे याद है लॉकडाउन की बात है, तभी भी काजल राघवानी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उसको बहुत ट्रोल किया जा रहा था। बीइंग अ मैरिज पर्सन, जैसे खेसारी जी ने लॉकडाउन के टाइम पे शायद कहीं बोल दिया होगा कि धोखा मिला है या ये वो सारी चीज़ें, तो लोगों ने सीधा काजल को पॉइंट आउट किया उस वक्त कि इसी ने धोखा दिया है। तो बहुत ट्रोल हुई थी काजल, और काजल सच में बहुत डिस्टर्ब हो गई थी लॉकडाउन के टाइम पे। तो काजल से मेरी बात होती थी, हम बात करते जो हम बात कर सकते थे कि जस्ट चिल, टेक इट इजी, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इग्नोर। तब से लेके काजल अब जाके काजल फटी है। अच्छा, सोचिए, लॉकडाउन 4 साल हो, 4-5 साल से अगर वो बंदी चुप है तो उसको छेड़ा गया उतनी बार। जब वो शांति से अपना काम कर रही है, बिल्कुल आपको इंटरफेयर नहीं कर रही है आपकी ज़िंदगी में, फिर आप एक कमेंट वापस कर देते हो, डिफेंडर टेम्पो वगैरह वगैरह जो भी है। वो काजल ही क्या, मुझे लगता है कि वो हर एक लड़की को बुरा लगेगा। तब जाके उस बंदी ने ब्लास्ट हुई है और इसीलिए हम सब उसके साथ थे। हाँ, अगर वो उस वक्त तमाशे करती, कंट्रोवर्शियल चीज़ें करती, अपने ब्रेकअप का फ़ायदा उठाने की, करते हैं ना लोग यहाँ पे, ब्रेकअप का फ़ायदा उठ के पब्लिसिटी के लिए कर लेते हैं लोग, तभी करती तो शायद उसका कोई सपोर्ट नहीं करता। बट इस टाइम हम सब उसके सपोर्ट में इसीलिए थे। और मेरी खेसारी जी से भी बात हुई इस बारे में। मैंने बोला क्यों बोला आपने? बोलते नहीं, मैंने उस वे में नहीं बोला था। मैंने कहा फिर भी वो साउंड गंदा लगता है, शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए कभी भी। तो वो भी खिसियाए तो थे काफ़ी काफ़ी खिसियाए हुए थे वो बहुत चिड़े हुए थे खेसारी जी, बट ठीक है। हाँ, क्योंकि बाहर मतलब काजल इतनी फिल्में नहीं कर रही थी, उनके साथ भी वही हो रहा था, चीज़ें रिजेक्ट हो रही थी, और खेसारी बैक टू बैक कर रहे थे। देखो क्या होता है ना, जब किसी मेल एक्टर से अफेयर शुरू होता है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में, अफेयर शुरू होता है किसी फीमेल का, तो वो दोनों लगातार फिल्में करते हैं, इतनी ज़्यादा फिल्में करते हैं कि लोग थक जाते हैं देख देख के। और जब ब्रेकअप होता है तो डेफिनेटली काम कैसे करेंगे?
अब अफेयर से लेके ब्रेकअप तक का जो टाइम है वो हीरोइन उसी हीरो के साथ काम कर रही है। इसका मतलब बाकियों से कनेक्शन, बाकियों से कांटेक्ट टूट गए। सही है। और काम भी 6 महीने नहीं, वो 5-5 साल 4-4 साल लोग काम करते हैं साथ में लगातार। मैं तो बोर हो जाऊंगी हीरो के साथ इतनी फिल्में कर लूंगी तो मैं थक जाऊंगी। बट ठीक है, हैंड्स ऑफ है इन लोगों को। सही है। प्यार में पागल हैं, सब दीवाने हैं बेचारे। सो 5-5 साल आप लगातार काम कर रहे हैं, आपका डायरेक्टर सब जगह से कनेक्शन टूट गया। अब सडनली हो जाता है ब्रेकअप। ब्रेकअप के बाद आपका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है। बाकी हीरो आपके साथ क्यों फिल्म करेंगे? भाई बंदी 5 साल से हमारे साथ फिल्म नहीं कर रही थी तो हम क्यों करें? तब जाके वो पीरियड आता है कि मेरे पास काम नहीं है। तो बात ये है, मेरा ये मानना है कि अफेयर करना बुरी बात नहीं है। आप प्यार करिए, प्यार में डूब जाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन ये मत भूलिए कि आप एक इंडस्ट्री में काम करने आए हो। घर से बोल के ये तो नहीं निकली थी कि ओके मैं फिल्म लाइन में जा रही हूँ, वहाँ एक हीरो मिलेगा, उसी के साथ 5 साल काम करूँगी। सही है। आप ये सोच के आए ना कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने जा रही हूँ, मैं अच्छी फिल्मों पर काम करूँगी, अच्छे राइटर्स के साथ काम करूँगी। सो बात ये हो जाता है। और उसके बाद फिर रोना शुरू कर देते हैं, हमें फिल्मों से निकाला, हमने इससे निकाला, हमें उससे निकाला। और एक बात बताइए, ब्रेकअप के बाद कौन एक्टर काम करेगा साथ में? वहाँ रोमांस भी करना है। कौन अपनी एक्स के साथ रोमांस करता है यार? या कौन अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करेगा? डायरेक्टर बोल रहा है और कम और रोमांस, और कहाँ से आएगा रोमांस यार? एक्स से तू मेरा, मतलब मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो सही है ना, वो लोग काम नहीं करते हैं, फिर हंगामा करने का क्या मतलब बनता है कि मुझे फिल्मों से हटाया? मतलब डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी फिर देख लेते कि ये कपल चल रहा है तो इसी को चलाओ 4-5 साल तक। नहीं, क्या होता है ना, नहीं ऐसा नहीं होता है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ना अपना कंफर्ट जोन देखते हैं कि इसी को रख लेते हैं तो हीरो टिका रहेगा अपने सेट पे 25-30 दिन तक, नहीं भागेगा नहीं। ये भी एक रीज़न है। बहुत बड़ा रीज़न है हमारी इंडस्ट्री में ये। वरना किसी भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को शौक नहीं है कि एक ही जोड़ी पे चलते रहें। बहुत सारे एक्टर हैं, बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं। अभी मैंने तो हर फिल्म हीरो के साथ फिल्म हेट दी है। मेरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरा टारगेट ही नहीं था ना हीरो, मेरा टारगेट फिल्में थी। सही बात है। आप क्या टारगेट गोल करके आए? मतलब गोल क्या है आपका? मेरा गोल था अच्छी फिल्में, रानी बदल ज्वाला, अच्छी फिल्में जो ज्योति बदल ज्वाला से रानी बदल ज्वाला हो सकती है, यू नो। सही बात है। हीरो नहीं था मेरा टारगेट। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी कंफर्ट जोन, सेफ जोन में चलने की कोशिश करते हैं। और जब तक आप फिल्में कर रहे हो तब तक आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, आप भूल गए हो कि और भी हीरोइनें हैं। तब तो उनको याद ही नहीं है कि अरे बेचारी हैं और भी हीरोइनें हैं, इसको मेरी वजह से ही हटा दिया फिल्म से। कुछ भी नहीं फील हो रहा। इस फिल्म में ये क्यों है, मैं क्यों नहीं हूँ? अच्छा, इस तरह से बात करेंगे। ये होता है ये फिल्म शुरू हो रही तो मैं क्यों नहीं हूँ, मैं क्या करूँगी इस महीने? फिर ऐसी बात होगी। ठीक है। कट टू ब्रेकअप के बाद हाय राम मुझे फिल्मों से हटाया, ये क्या ड्रामा है यार? सही। आप वही पा रहे हो जो आपने बोया है, ये मेरा मानना है। मेरे सारे दोस्त हैं, सबसे मेरी बातचीत है, लेकिन जो सच है वो सच है। कभी किसी कपल के कारण आपको हटाया क्या कि ये कपल चला इसी को चलाएंगे, आपको नहीं? नो। एक फिल्म थी, मुझे ऑफर हुई थी। अच्छा, मेरा पहले से रहा है कि जिस फिल्म में कपल हो ना, उस फिल्म में अपने को घुसना ही नहीं है। अच्छा। अगर सपोज दो हीरोइंस हैं, लेकिन दूसरी हीरोइन गर्लफ्रेंड है, तो एक एक्ट्रेस एक गर्लफ्रेंड से जीत ही नहीं सकती ना। एक एक्ट्रेस एक गर्लफ्रेंड से नहीं जीत सकती कभी। क्या पता फिल्म में काम करने के बाद अचानक उसका कोई गाना बढ़ जाए जो मेरे नॉलेज में ना हो। क्या पता मेरा कोई गाना कट जाए जो मेरे नॉलेज में ना हो। अच्छा। तो आई कांट फाइट विथ गर्लफ्रेंड, आई कैन फाइट विथ अदर एक्ट्रेस। अच्छा। हेल्दी कंपटीशन में कर सकती हूँ, बट मैं गर्लफ्रेंड के साथ compete नहीं कर सकती। प्यार से नहीं लड़ पाऊंगी। yes. ये मतलब ये मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि ये एक ऑन स्क्रीन जो देख रहे हैं, ऑफ स्क्रीन भी एक लव स्टोरी चल रही है। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। ऑफ स्क्रीन चल रही तभी तो ऑन स्क्रीन चल रही है ना भाई। किधर हो? इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया है मैंने। नहीं क्योंकि भाई ऑफ स्क्रीन है इसलिए तो ऑन स्क्रीन है। वाओ। ऑन स्क्रीन इसलिए ऑफ स्क्रीन नहीं है। गजब। अरे एक्टिंग नहीं भाड़ में, पहले प्यार कर लो यार। मैंने कहा ना, गोल हीरो नहीं रखा ना। अच्छा। यू नो। और जैसे मैंने कट हो गया वो, एक फिल्म मुझे ऑफर हुई, बड़े सुपरस्टार हैं, कहा फिल्म है
मैंने कहा ओके, टाइटल, तभी टाइटल था दीदिया के मर्दा समथिंग, पता नहीं क्या टाइटल था, जिससे ये साउंड हो रहा था कि हीरोइन की बहन ये टाइटल बोल रही है अपनी बड़ी बहन के हस्बैंड को, लाइक जीजाजी समथिंग, यू नो, ऐसा कोई टाइटल था। कहानी सुनाया, मैंने कहा ओके आप जीजाजी, मैं वाइफ, साली कौन है? तो साली अनफॉर्चुनेटली जो उनकी थी गर्लफ्रेंड। तो मैंने कहा ओ, तो वो टाइटल रोल उनका है। मैंने कहा कि मैं करने को तैयार हूँ, पर साली ये नहीं होनी चाहिए, साली कोई ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो हीरो मुझे बोलते हैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ मैं, समझ सकते हो ना। मैंने कहा तो मुझे माफ़ कीजिए, मैं नहीं करूँगी। फिर वो फिल्म बनी बाद में, जिसमें फिर मोनालिसा कास्ट हुई। अच्छा, बनी वो? हाँ बनी। और उनको हटाया गया? नहीं, मैं खुद हट गई ना। मैंने कहा ना, गर्लफ्रेंड से आप नहीं जीत सकते भाई। प्यार में दरार कभी नहीं पाड़ी आपने। अच्छा, मैं समझ रहा था कि आपके कहने पे फिर वो रोल। नहीं, प्यार से हम प्यार से जीत नहीं सकते। वो उन्होंने कहा कि ये कैसे कर सकता हूँ मैं रानी जी। मैंने कहा ठीक है, मुझे हटा दो। मतलब एक्टर्स एक्टिंग भी कर रहे हैं और साथ में प्यार की एक अलग से उनकी पटरी चल रही है, मतलब ये तो अच्छी बात है ना, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? दिक्कत पता है हम लोगों को होती है। हम सालों साल झेल रहे होते हैं ना। इनका अफेयर भी देखो, अफेयर की गॉसिपिंग भी सुनो, माँ की आँख ब्रेकअप हो तो ब्रेकअप के बाद का रायता भी हम ही समेटे बैठ के। हमारी बेचारी ऑडियंस लड़ती रहती है कि नहीं ये सही था तो ये गलत, सही बात, यू नो। हमारी ऑडियंस मतलब हम ही सब कर रहे होते हैं। क्योंकि उसमें एक टर्म आ जाता है ना कि अगर एक आप किसी शादीशुदा इंसान के साथ रोमांस रख रहे हैं तो खेसारी जी और पवन जी और काजल मिल के पीटेंगे। मेरी कोई गलती नहीं है, लोग मुझसे क्या क्या पूछ रहे हैं। एक आ जाता ना कि अगर आप जब जान रहे हो कि एक इंसान शादीशुदा है, उसके बाद भी आप उसके साथ रिलेशन में जा रहे हो जिसका एंड कहीं ना कहीं यही आने वाला है, फिर आप क्यों रो रहे हो? ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि एंड हमें पता है, ठीक है। जब एंड पता है तो एंड के बाद रोना नहीं चाहिए। आप पहले से माइंड, ठीक है, प्यार हो जाता है। देखो मैं ये नहीं कह रही कि जाके शादीशुदा लोग प्यार करें, मैं एडवाइस बिल्कुल नहीं कर रही हूँ किसी को। हाँ, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, वो गलत है। मेरा ये मानना है कि कनेक्शंस हो तो जाते हैं। मेरा नहीं हुआ है किसी शादीशुदा से, लेकिन कनेक्शंस हो जाते हैं। जब कनेक्शन हो गया उस पर तो आपका जोर नहीं है। अगर आपको एक शादीशुदा से प्यार हो गया, कोई जोर नहीं है, पर आपको फ्यूचर पता है ऑलरेडी। तो आप ये सेट रखो माइंड को कि ये कभी भी ख़त्म हो सकता है, ओके। और जब वो हुआ ख़त्म तो उसमें रोना क्यों? आपको पता था ना ये होने वाला है। ये बात मैंने काजल से भी कही है, जब ये सब टेंशन हो रही थी पहले भी कही है। बट वही बात है कि प्यार में थी, और प्यार में इंसान अंधा होता है। उसने खुद भी एक्सेप्ट किया कि वो अंधी हो गई थी प्यार में। सो ये नेचुरल है, लेकिन वही रोना गाना नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब सोशल मीडिया पे ऐसे रील्स कट रहे हैं ना, जहाँ पे पहले काजल से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं उनके साथ ऐसा, मेरा कोई भी नहीं है रिलेशन एंड ऑल। और फिर सेकंड फ्रेम में दिखाया जाता है कि आप वही कह रहे हैं कि इन्होंने मुझे धोखा दिया। लेकिन वो फर्स्ट फ्रेम और सेकंड फ्रेम के बीच का जो ड्यूरेशन है, उसमें कितना उसको झेलना पड़ा है काजल राघवानी को। ये क्यों नहीं दिखाता कि वो एडिट में, रील में? देखिए, बातें करने के लिए सभी आते हैं, ठीक है। जो सुपरस्टार्स के जो ऑडियंस हैं वो अपने सुपरस्टार्स को भगवान दिखाने के लिए कहीं से भी कोई भी फुटेज लाके काट के एडिट करके डालेंगे। बट एक लड़की ने क्या झेला, एक लड़की जानती है ना। लेकिन अब एक सुपरस्टार अब किसी और के साथ जिम कर रहे हैं ना। करने दीजिए, वो तो रील आई इसलिए मालूम पड़ा। पे कितनों के साथ जिम कर रहे हैं हमने थोड़ी देखा जाके। ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन। हाँ, और वो जिम के शौकीन है। अच्छा, फिल्म के अलावा वो जिम में ही मिलते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटर को भी कहते हैं ना अपने कि मैं फिट हूँ, तू। कोई कॉम्पिटिटर नहीं है खेसारी जी का। खेसारी जी की अपनी एक अलग जगह है, और अगर वो किसी को कॉम्पिटिटर कहते हैं तो वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि सब उनसे सीनियर्स हैं यहाँ पे। आई नो कि पवन जी की बात करते होंगे वो, मे बी, बट कोई कंपेरिजन नहीं है दोनों का। पवन सिंह है और खेसारी जी हैं, दोनों की अपनी अलग जगह है।
मैंने तो मनोज तिवारी जी के टाइम से मैं देख रही हूँ इंडस्ट्री को। हर दौर में एक नया एक्टर आया, एक नया स्टार आया हमारी इंडस्ट्री में। पहले मनोज तिवारी जी आए, फिर रवि किशन सॉरी मनोज जी के साथ ही आए हैं। रवि जी गुस्सा हो जाएंगे मुझसे कि हाँ क्या बोल दिया इसने। रवि जी मनोज जी साथ में आए, उसके बाद कोई एक स्टार आया, निरहुआ आए। निरहुआ के बाद आए तो पवन सिंह आए, पवन सिंह के बाद खेसारी आए। खेसारी जी का नाम हमेशा पवन जी के बाद लिया जाएगा। क्या कंपटीशन है। अच्छा, इन दोनों के बीच में भी कुछ लड़ाई तकरार चलती रहती है, सोशल मीडिया पे इनके फैंस अलग लड़ते हैं। मुझे तो लगता है कि ऑडियंस, मैंने पहले भी इस बारे में बोला है और लोग मुझे काफ़ी ट्रोल भी करते हैं, बट मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इनसाइड स्टोरी हमें पता होती है। अभी पवन जी का जन्मदिन था, खेसारी जी ने विश किया ना। अब वो ऑडियंस कहाँ है, वो जो फैंस कहाँ हैं जो आप लोग लड़ रहे थे कि हम यादव हैं तो तू सिंह बाड़ा तब ई बाड़ा ना ऊ बाड़ा, कहाँ हैं? दोनों लड़ाई करें, लेकिन अब बर्थडे विश किया, इट्स मीन सब कुछ ठीक है। और हमेशा से सब कुछ ठीक ही रहा है। ये सिर्फ जब गाना आता है, जब कुछ आता है, जब लगता है कि बहुत ठंडा चल रहा है मामला तो चलो कुछ कर लिया जाए, तो खेसारी जी किसको छेड़ेंगे? कौन है? एक ही हैं जिनको छेड़ सकते हैं, पवन जी। और पवन जी में भी काफ़ी पेशेंस हैं, वो झेलते रहते हैं और कभी मूड में आते हैं तो बक देते हैं कुछ ना कुछ। मतलब कोई मूवी या कोई गाना तो उससे पहले कि चल भाई लड़ लेते हैं थोड़ा सा ऐसे करते हैं? नहीं, पूछने की भी जरूरत नहीं इन दोनों को। अच्छा। हाँ, वो डायरेक्ट पवन जी भी जब उठते होंगे ना तो देखते होंगे क्या बोल दिया है। ऐसे ही होता होगा। अच्छा, यस। अच्छा, पवन सिंह और अक्षरा के बीच का भी बहुत बड़ा मामला चलता रहा था। बहुत पुरानी हो गई बात, लेकिन दर्शक आज भी देख रहे हैं उसको। मैं इनके टॉपिक पे कभी बात नहीं करती। अच्छा। क्योंकि मैं पवन जी की अच्छी दोस्त हूँ। अच्छा। और अभी से नहीं, हम लोग बहुत पहले से फ्रेंड रहे हैं। और पवन जी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब उनकी ज़िंदगी में जो जो लड़कियाँ आई, उन सब ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या हुआ, वो सब हमें पता है। आपने कभी भी देखा होगा कि किसी भी एक्ट्रेस ने खुलकर सपोर्ट नहीं किया आके इस फीमेल एक्ट्रेस को, या फिर इन दोनों के टॉपिक्स पे कभी किसी ने कुछ बोला नहीं है। क्योंकि हम सबको सब कुछ पता है। और अब ये बात इतनी पुरानी हो गई है ना कि अब इस पे बात करना भी मुझे लगता है कि ये बकवास होगा। ऐसा लगेगा कि हम ज़बरदस्ती उनको छेड़ रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो उनके फैंस को तो बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है कि इनका नाम लेके लोग व्यूज़ पाने की कोशिश करते हैं, तो हमें व्यूज़ नहीं पाना। आई एम सो सॉरी। क्योंकि वो पॉडकास्ट मैंने देखा था तो उसमें काफ़ी वो भावुक हो गई थी, रो रही थी, बता रही थी कि वो मिलने आए थे, फिर वो एक्सीडेंट हो गया था, बहुत सारी चीज़ें कि मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, पैर छुआ। पवन सिंह जी का एक्सीडेंट हुआ था और नहीं बोलना चाहती मैं एक्चुअली क्यों हुआ था एक्सीडेंट। क्योंकि बात बहुत पुरानी हो चुकी है। लेकिन हाँ, वो एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था उनका। पवन जी का पूरा हाथ, पवन जी का ये जो राइट हैंड है वो पूरा वहाँ पे टाके लगे हुए हैं। और पवन जी हॉस्पिटलाइज हो गए थे उस वक्त। बहुत बुरा लगा था मुझे। इनफैक्ट पाखी हेगड़े हमारी दोस्त है, पाखी हेगड़े ने ही जाके कोकिलाबेन में पूरा उनका ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ में बहुत साथ दिया था, क्योंकि पवन जी की फैमिली यहाँ थी नहीं, बाद में मम्मी वगैरह आई थी। तो सोचिए हमने क्या क्या नहीं देखा होगा। अच्छा। उसके बाद जब कोई आके कैमरे के सामने रोना गाना करता है, पवन जी तो नहीं रोए ना आके, उन्होंने तो नहीं कहा ना कुछ आके, तो क्यों करना है ड्रामा, क्यों क्रिएट करना है पवन जी के नाम पे? क्योंकि अक्षरा ने ये कहा था, अक्षरा सिंह ने, कि वो शराब पी के आए थे और मुझसे कुछ कहा उन्होंने, और फिर एकदम से वो जब जा रहे थे तो सबको पता है, कौन नहीं पीता है शराब। लेकिन किसी के घर के बाहर पीना, तो क्यों वो नौबत क्यों आई? हाँ, कोई एक सुपरस्टार हाँ, इतना बड़ा पागल तो नहीं हो सकता कि वो शराब पी के किसी अनजान लड़की के घर के सामने तमाशे करेगा। कुछ तो हुआ होगा ना यार। क्योंकि अक्षरा भी प्रेम में पागल थी। वो तो बोलती ही है प्रेम में थे क्या थे। मैं इनके बारे में बात नहीं करती एक्चुअली, क्योंकि मैं फुल ऑन पवन जी के सपोर्ट में हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने ऐसे कई लड़कों को देखा है जो 4-5 महीने के अफेयर में होते हैं या 2 साल के अफेयर में होते हैं, और फिर लड़कियां उन पे रेप अटेम्प्ट केस लगाती हैं। ओह यस। और कई लड़के जेल की हवा खाकर आते हैं। भोजपुरी का एक्टर, भोजपुरी आज इंडिया में यार, इंडिया में यू नो। तो मैं इसलिए सपोर्ट में हूँ क्योंकि ये बात मैंने कभी बोली नहीं है। आई थिंक पवन जी ने भी कहीं नहीं बोली है।
पवन जी पे जब केस वेस हुआ था तो ऐसे ही कुछ इल्ज़ाम लगाए गए थे, रेप एंड समथिंग, तो इस वजह से मैं बहुत दुखी हुई थी कि नहीं, आपका अफेयर है, आपने प्यार किया, आपका ब्रेकअप हुआ, आपको दिक्कत है, आप केस करो, लेकिन आप झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। 4 साल से आप रिलेशनशिप में रहो, ब्रेकअप के बाद आप उस पर ऐसा केस लगाओ कि लड़के का पूरा ज़िंदगी ख़राब हो जाए, तो ये तो गलत है ना। और लड़कियां करती हैं हमारे इंडिया में, लॉ का बहुत गलत फ़ायदा उठाती हैं, और मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। तो यही एक रीज़न है कि मैं इनके बारे में बात नहीं करती ज़्यादा, क्योंकि पवन जी को मैं जानती हूँ और मुझे पता है कि उन्होंने भी बहुत कुछ झेला है रिलेशनशिप में रह के। कभी वो ऐसे एकदम से टूट गए, कभी आपसे उन्होंने कहा कि मैं अब बहुत बहुत हो चुका, अब नहीं झेल सकता? मैं बताऊँ, पता नहीं, पवन जी मेरा हर इंटरव्यू देखते हैं, कोई ना कोई शिकायत रहती है उनकी मुझसे कि ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया। बट मैं आज सच में पवन जी के बारे में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो आदमी ना रोता नहीं है बैठ के किसी के सामने। अच्छा। यस, बट वो रोना चाहते होंगे, उनके अंदर का दर्द जो है वो निकालना चाहते होंगे, एंड बट उनको कोई कंधा ऐसा नहीं मिलता है कि वो रोएं बैठ के। बहुत दर्द है उनके अंदर, ऐसा मुझे फ़ील होता है। और मैंने जब उनसे मेरी लास्ट टाइम बात हुई तो मैंने उनसे एक ही चीज़ कही, पवन जी, खुशी में भले मैं आपके साथ न रहूं, पर जब भी लगे तो मैं आपके साथ हूँ एज अ फ्रेंड। तो ही इज़ अ नाइस मैन। हाँ, वो अच्छे इंसान हैं। उनके साथ ट्रेजेडीज़ हुई हैं, चीज़ें हुई हैं, उनके बारे में आकर रो कर बोला गया है, उन्होंने नहीं बोला है। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि गलती सिर्फ एक ही बंदी की रही होगी, मैं ये भी नहीं कहती। बट हाँ, वही बात है, जब आप प्यार में थे तो आप जी 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 कर रहे थे जी, और ब्रेकअप हो गया तो फिर बदनाम करना शुरू। बदनाम। आज आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई। क्योंकि क्या है ना, देखो, मैं उस तरह की ना लड़की रियल लाइफ में हूँ ना मैं स्क्रीन पे हूँ, जो है वो है। क्योंकि मुझे लगता है ना कि सच बोल देने से ना आप बहुत हल्के फील करते हो खुद को। आपने जहाँ झूठ बोला ना तो आपको भारी भारी सा लगने लगेगा कि अरे यार, उसको छुपाने के लिए 4 झूठ और बोलो। सच बोल दिया ना आपने, खुलकर बोल दिया ना आपने, आप रिलैक्स। तो जो भी बात है वो अनफिल्टर्ड है एक्चुअली। पवन जी के बारे में हो या खेसारी जी के बारे में हो, ये मैं नहीं कहती कि लोग बुरे इंसान हैं, प्यार में पड़ जाते हैं, और प्यार में पड़ने का जो नतीजा है वो ये नतीजा है इन लोगों का कि ऐसे बदनाम हो जाते हैं। मतलब पति पत्नी और वो वाले मामले बहुत हैं यहाँ पर, हर भरे जगह पड़े है यार, भरे पड़े हर जगह है। बीच में तो ऐसा हो गया था कि कुछ लोगों ने ऐसी आवाज़ उठाई थी हमारी इंडस्ट्री में कि जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो जोड़ियाँ चल रही हैं, इनकी वजह से हमारे पास काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने स्टैंड लिया था इस बात पे कि ये जो दिखने वाली जोड़ियाँ ये तो है ही, क्योंकि ये स्टार्स हैं, फेस हैं, लेकिन वो भी तो एक जोड़ियाँ हैं जो नज़र नहीं आती। डायरेक्टर हीरोइन, प्रोड्यूसर हीरोइन, फाइनेंसर हीरोइन, फलाना हीरोइन। मुझे तो लगता है स्पॉट दादा भी लेके ना आ जाए कोई, हीरोइन और स्पॉट दादा, कैमरामैन हीरोइन, ओह माय गॉड, अरे यार, कोरियोग्राफर हीरोइन। मतलब अरे यार, एक्टर की चॉइस के साथ साथ डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी अपनी चॉइस की कास्टिंग कर। सब अभी तो मतलब, क्योंकि ये होता था ना कि हीरो तो बोल नहीं सकता कि क्या कर रहे हो भाई, तो भाई आप भी तो कर रहे हो भाई। अच्छा, तो चोर चोर मुसेरे भाई। तो फिल्में ऐसे भी मिल जाती हैं क्या? कास्टिंग काउच टाइप में कुछ चलता है? कास्टिंग काउच नहीं हो, कास्टिंग काउच की जरूरत कहाँ पड़ेगी यार। एवरीबॉडी इज इन लव, सब प्यार में है। जब प्यार में होते सब तो वहाँ कास्टिंग काउच की कोई जरूरत नहीं पड़ती, मतलब ऑन सेट चल रहा है, ऑफ सेट चल रहा है, सब रोमांस चल रहा है। बट ये अच्छी बात है कि काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोमांस ही चल रहा है। मतलब रील्स के बाहर की भी जो दुनिया है वो भी अच्छी चल रही है। फिल्में भी बहुत अच्छी जा रही हैं, फिल्में अच्छा काम कर रहे हैं सबके सब। लेकिन अभी थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया है अभी का। थिएटर्स की भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं फिल्मों को, और उस तरह के बजट्स भी इशू नहीं हो पा रहे। क्या मतलब, क्या देख रही कि इंडस्ट्री का किस? लॉकडाउन के बाद क्या हुआ ना कि सिंगल स्क्रीन, मोस्टली हमारी फिल्में सिंगल स्क्रीन में लगती थी। जो हमारी गवर्नमेंट है, बिहार यूपी गवर्नमेंट है, अभी तक ऐसा कोई आया नहीं है लॉ वहाँ पे कि हमारी भोजपुरी फिल्म में मल्टीप्लेक्स में लगे। मल्टीप्लेक्स है वहाँ पे, लेकिन सिंगल स्क्रीन में मोस्टली लगती थी। जब से वो सिंगल स्क्रीन काफ़ी हद तक बंद हो गए
तो फिल्में लगना थोड़ा सा कम हो गया, थिएटर्स में फिल्में लगना कम हो गया। और जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद एक बहुत अच्छी चीज़ के लिए भी हुआ है, एक अच्छे बदलाव के लिए हुआ, क्योंकि फिल्में अब आ गई OTT पे और चैनल्स पे। अभी हम भोजपुरी फिल्में OTT या चैनल्स पे ही देख सकते हैं, थिएटर्स में बहुत रेयरली रिलीज़ होती हैं फिल्में। तो अच्छा चेंज ये आया कि OTT चैनल्स पे आने की वजह से कंटेंट और ज़्यादा अच्छा हो गया। जो मेकर्स पहले हीरो के आगे पीछे घूमते थे, अब वो हीरो के आगे पीछे नहीं घूम रहे हैं, वो कंटेंट के पीछे घूम रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत अच्छा चेंज आया है। ओके, मतलब बदलाव आए हैं। यस, बदलाव आए हैं पिछले 20 साल में। और आपने क्या देखा है, भोजपुरी जो इंडस्ट्री है वो लगातार बढ़ रही है कि उसमें कुछ गिरावट है? और एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि साउथ का बहुत अच्छा खासा इफेक्ट पड़ रहा है, बॉलीवुड तो खैर था ही, मराठी भी बढ़ रहा है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं थोड़ी सिमट के रह गई है, या कुछ ऐसा एक क्यों एरिया लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री सिमट के रह गई है? मुझे नहीं लगता। आपने देखी, कोई फिल्म देखी है? नहीं, मैंने आपकी शायद कुछ क्लिप्स वगैरह देखे थे, क्योंकि मुझे भोजपुरी इतना समझ में नहीं आते। सिर्फ क्लिप्स देख के आस्किंग मी अबाउट माय इंडस्ट्री। यू नो, हमारी देखो ये सबसे बड़ी दिक्कत यही है हमारी भोजपुरी के साथ। साउथ की फिल्में सब देखते हैं, राइट, पंजाबी भी देखते हैं, मराठी भी देखते हैं, लेकिन हमारी फिल्मों के बारे में बात वो करता है जो फिल्में देखता ही नहीं है। नहीं, ये मीडिया, मैं यूपी बिहार भी जाती हूँ तो वहाँ की भी मीडिया ऐसे पूछेंगी कि भोजपुरी, अरे तुमने देखी है क्या? बोले देखो ना, फिल्म तो देखो। हो सकता है इसमें एक वजह ये भी रही हो कि पहले जो फिल्में बनती थी भोजपुरी में, जैसे नदिया के पार की बात की जाए, अमिताभ बच्चन भी आए थे गंगा फिल्म से, लेकिन आफ्टर कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि जो गाने हैं फिल्म के या टाइटल्स हैं, तो उसको कहीं ना कहीं उसमें एक फूहड़ वर्ड का इस्तेमाल होता है। देखिए, मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी, आपके साथ साथ मैं ऐसे कई लोगों को करेक्ट करना चाहूँगी जिनके ये सवाल होते हैं हमारे लिए। हम पूछते फिल्मों के बारे में हैं, लेकिन बात कर रहे हैं एल्बम्स के बारे में। आपने मुझे पूछा कि भोजपुरी फिल्में सीमित क्यों हैं, और ऐसा क्यों है कि जब भोजपुरी फिल्मों की बात होती है तो फूहड़ता की बात होती है। फूहड़ एल्बम में है। अच्छा, जो फूहड़ता आपने कही, जो अश्लीलता आपने कही, अभी तो बहुत सारे एल्बम्स अच्छे भी आने लग गए, लेकिन हम लोग पूछते हैं फिल्मों के बारे में, बात एल्बम्स के बारे में कर रहे होते हैं। फिल्मों में कभी दिक्कत नहीं थी, भोजपुरी फिल्मों में कभी कोई दिक्कत नहीं थी। 20 साल से मैं कर रही हूँ, और एक ऐसी लड़की भोजपुरी फिल्म कर रही है जो बिल्कुल भी यूपी बिहार से बिलोंग नहीं करती है। ऐसे कई एल्बम्स बनते हैं, जब आप गूगल करेंगे या आप यूट्यूब पे जाएंगे और भोजपुरी के बारे में पूछेंगे तो महान गूगल बाबा और हमारे यूट्यूब बाबा जो हैं वो सीधा फुहड़ता के बारे में पहले नॉलेज देंगे। ठीक है, ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी ड्रॉबैक है ये हमारे लिए। साउथ की अच्छी फिल्मों की बात होती है, पंजाबी फिल्मों की बात होती है, लेकिन भोजपुरी फिल्मों के लिए कोई बात नहीं करता। यहाँ पर बात करते हैं लोग एल्बम्स के लिए। कौन से एल्बम के लिए? जो अश्लीलता है, जो फलाना ढिमकाना है, ये है। अब क्यों बात करेंगे हम उस बारे में? इनफैक्ट रानी चैटर्जी एक अश्लील एल्बम के बारे में क्यों बात करना चाहेगी? बट हम एक्टरों को ये सवालों से घेरा जाता है जिसमें हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। अब बादशाह से पूछोगे कि भाई तू पठान में तूने ये काम क्यों किया, तो मैं तो था ही नहीं पठान में भाई। अब समझ रहे हैं, अपोजिट एंगल है, टोटल अपोजिट है। और प्रॉब्लम ये है ना कि जो हमारे मेल एक्टर हैं वो सिंगर्स हैं मोस्टली, तो लोगों ने ना मिक्स कर दिया है। बिल्कुल, उनको लगता है कि इसका जो गाना आ रहा है फलाने हीरो का, यही इंडस्ट्री है। नहीं, मैं आपको ऐसी 500 फिल्में बता दूंगी जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के या कोई भी गाने वाने भी निकले, एल्बम निकले, या अब जैसे आप ही की देवरा बड़ा सतावेला, तोहरा लहंगा उठा दे रिमोट से, कभी कभी कोई बिकनी का सवाल आ जाएगा, कभी भौजी, मतलब ऐसे कुछ ऐसे टर्म्स हैं। भौजी में प्रॉब्लम क्या है यार? भाभी भौजी ठीक है, लेकिन भौजी मंदिर को चली, मतलब ऐसा पूरा शूट किया जा रहा है बहू ससुर टाइप का। ये तो फिल्म है या एल्बम है? प्लीज मैं यही तो कह रही, परसेप्शन जो है ना, ये इस तरीके से बना हुआ है। अब इसे देवरा बड़ा सतावेला, ओके, आपने फिल्म नहीं देखी होगी, डेफिनेटली मैं कंफर्म हूँ इस बात के लिए। फिल्म में यह होता है कि फिल्म की जो कहानी है, कहानी ये है कि देवर प्यार करता है एक लड़की से, लेकिन उस लड़की की शादी उसके बड़े भाई से हो जाती है। अब बड़े भाई को नहीं पता है, लेकिन लड़की को पता है कि ये मेरे पीछे पड़ा रहता था। ठीक है, अब जब भाई को कहीं और से मालूम पड़ता है कि तुम्हारा छोटा भाई कॉलेज में इस लड़की के पीछे रहता था, तो भाई शक करता है कि ओ, बट उस फिल्म में ये मैसेज दिया गया है कि एंड में जो हीरोइन है वो कहती है कि देवर मेरे बेटे जैसा है, मेरे भाई जैसा है।
और देवर कहता है कि भाभी मतलब भाभी माँ। तो ये फिल्म है, लेकिन वो लेकिन टाइटल टाइटल तो भोजपुरी में क्या बोलेंगे? अब देवर सताता है, इसको भोजपुरी में क्या बोलेंगे? नहीं वो बिल्कुल होगा, लेकिन देवरा देवरा वाला बड़ा सतावेला, सिंपल सी बात है। लेकिन वो दिमाग में डबल मीनिंग जाता है ना। व्हाई डबल मीनिंग? बट यही तो मैं समझना यही तो प्रॉब्लम है। अब कई गाने ढ्योड़ी से, अब ये मतलब शुरुआत ही वहीं से की। मेरा भी एक गाना ढोड़ी पे है, मैंने देखा है। और मुझे तो ढोड़ी का मतलब मालूम भी नहीं था कि ढोड़ी पे क्या चल क्या रहा है। और वो गाना खेसारी जी का था। हाँ, खेसारी जी का कोई एल्बम का गाना था, मेरी नागिन फिल्म में, ए हम त ढोड़ी। अब समझ आता है माँ की आंख मैंने क्या किया। ऐसे ऐसे कई गाने हैं जो अब समझ आते हैं, लेकिन ठीक है वो तो मैं makers वही ने तो कह रहा, बनाया है। इसीलिए परसेप्शन बन गया अभी अरे तमन। लेकिन ढोड़ी को आके 10 साल हो गए, अभी के गाने सुनो। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि एल्बम जो है वो कहीं ना कहीं उसमें जो डबल मीनिंग्स होते हैं या Yes. वो सारी चीज़ें, और फिल्में देखने के लिए वो प्लेटफॉर्म नहीं थे लोगों के पास, Yes. तो वो अभी- कन्फ्यूजन हो अभी गया। क्या है, अभी जैसे ढोड़ी वाला गाना मेरे ऊपर लादा गया, ठीक है, वो तो शुक्र है कि मुझसे लोग ये सवाल नहीं करते, लेकिन वो लादा क्यों गया? क्योंकि उसमें हीरो खेसारी जी थे। तो अब खेसारी लाल सिंगर हैं, तो इनका हिट कौन सा है, निकालो डालो फिल्मों में, क्योंकि उनकी ऑडियंस को कैप्चर करना होगा, मेकर्स को, बुलाना है। अब पवन जी का कोई फिल्म है या निरहुआ की कोई फिल्म है, निरहुआ सटल रहे एक गाना था, वो 2-3 फिल्मों में आया, क्योंकि उनकी ऑडियंस। तो एल्बम के गानों को इस्तेमाल किया गया भोजपुरी फिल्मों में, बट भोजपुरी फिल्मों के गाने कभी, आप स्टार्टिंग की फिल्में देख लो, मोहन जी प्रसाद एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री के, जिन्होंने पंडित जी बताए ना बिया कब हुई बनाई थी, उसमें था रिमोट वाला गाना। अगर उस मेकर ने उस गाने को डाला है तो आई थिंक उनको लगा होगा कि एल्बम्स, क्योंकि तभी एल्बम्स बहुत आते थे, ये 2003 की 4 की बात है, ठीक है, एल्बम्स के कैसेट्स इतने बिकते थे, तो मेकर्स ने सोचा होगा कि यार क्यों बिक रहे हैं, अच्छा ऐसा कोई गाना होगा, चलो हम भी एक फिल्म में एक ऐसा कोई गाना डालते हैं। आप समझ रहे हो, ये मार्केटिंग बेस होता है, लेकिन बदनाम उसी पर कर देना कि अश्लीलता है, ये तो कहाँ अश्लीलता है भाई, हमें तो नजर नहीं आ रही। नहीं, क्योंकि एक और गाना है, जब मैं आई सुहाग वाली रात पे, उसने किया वो वाला, वो गाना भी ऐसा ही है, कुछ इसी सेंस में जाता है। क्या है गाना, जब मैं आई सुहाग वाली रात, तो हिंदी में नहीं है, गुपचुप नहीं है, लेकिन इतना डबल मीनिंग नहीं है ना। देखो जब मैं आई, क्यों, कहाँ से डबल मीनिंग है, टेल मी। उसने चुम्मा से किया शुरुआत रे। हाँ, नहीं, अच्छा चुम्मा से किया शुरुआत है, बेटा फिल्म में माधुरी दीक्षित का गाना है, मैं भूल रही हूँ, सेम गाना है। हाँ, बताइए तो, आज लड़ी लेते हैं इसी बात पे। याद है बेटा फिल्म का गाना माधुरी दीक्षित का, अनिल कपूर, ये और ज्यादा फुगड़ कर देंगे। मियाँ जी से छुप के हुई क्या तेरी बात बताओ बेलिया। ये तो सिंपल लग रहा है। नहीं तो हीरोइन क्या गा रही है? हाँ, वो आए, वो मुस्कुराए, वो ये सब कर रहे, तो सेम गाना वैसा ही है। हाँ। देखिए बात है कि अगर साउंड डबल मीनिंग लगता है, बट जो भोजपुरी समझते हैं उनके लिए वो डबल मीनिंग नहीं है। मैं भोजपुरी से नहीं हूँ, और ऐसे कई गाने रहे हैं जो मैंने खुद रिजेक्ट किए हुए कि नहीं करूँगी, जो सच में मुझे लगा है कि डबल मीनिंग है। लेकिन आज मैं कुछ गाने अपने सुनती तो लगता है कि अरे यार ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, बट ठीक है कोई बात नहीं। बट मेकर्स ने बनाया है। डिमांड भी, मतलब ऑडियंस में वो, क्योंकि वो चीज़ पॉपुलर है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो हल्का फुल्का सा। एल्बम की ऑडियंस अलग है, हाँ, और फिल्मों की ऑडियंस बहुत अलग है। हम अक्सर ना एल्बम और फिल्मों को जो मिक्स कर देते हैं ना, इसीलिए सब गड़बड़ हो जाता है आंसर देना, मुझसे अगर कोई फिल्मों की बात करें तो मैं इतने गाने बता दूं कि आपका नज़रिया बदल जाएगा भोजपुरी को लेकर। आज जो रील्स पे इतने भोजपुरी गाने वायरल होते हैं, वो फिल्मों के गाने हैं, वो पुरानी फिल्मों के गाने हैं, एल्बम्स के नहीं हैं। आज लोग, आज एक बड़ा अच्छा गाना चल रहा है, हम तोहरे में दिल की दुनिया लुटा, ये 15 साल पुराना गाना है। अच्छा, जैसन चहले रहनी वैसन पियवा मोर बाड़े, ये भी 10 साल पुराना गाना है। चल तो वही गाने रहे, क्यों हंस रहे? व्हाट हैपेंड? नहीं यहाँ भी ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों चल रहा है। ओह गॉड। तो एक्चुअली इस मुद्दे का अंत ये है कि हम एल्बम्स के बारे में जानते हैं
और सवाल करते हैं फिल्म वालों से। हम्म ओके, ये एल्बम में हम चेहरे रहते हैं पवन सिंह, खेसारी लाल। नहीं बट पवन जी, खेसारी या फिर नीलकमल, कल्लू, इन सब के गाने बहुत अच्छे आते हैं। एल्बम्स के गाने, पुराने गाने तो मैंने नहीं सुने इनके एल्बम्स के, बट बहुत अच्छे गाने आते हैं। लेकिन वो जो आपने जो फूहड़ता वर्ड लिया ना, ये ऐसे ऐसे सिंगर्स गाते हैं जो हम जानते भी नहीं है, जिनको उसी गाने के जरिए जानते हैं। तो उनका जो मोटो है वो गाना गाने का, वो पूरा हो गया ना। रानी चैटर्जी या आपने जो भोजपुरी नहीं देखते, उन्होंने देख लिया उनका गाना, तो यही तो मोटो है उनका कि भाई मैं गाया ही इसीलिए हूँ कि तुम देखो। बट उनको ये नहीं पता है कि इसकी वजह से भोजपुरी के बारे में इतना जो लोगों ने एक माइंडसेट कर लिया है अश्लील वगैरह, ये इन्हीं की इनकी चंद व्यूज़ की वजह से हम सब को फेस करना पड़ता है। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बड़े एक्टर माने जाते हैं रवि किशन, और उन्हीं का एक गाना है तोहरा लहंगा उठा दे रिमोट से। अब कितना, अब रवि किशन ही दोनों तरफ, एल्बम भी है इधर, मूवी भी है, तो वो लोग इसी वजह से रिलेट कर देते हैं। देखो, रवि किशन ने कभी एल्बम नहीं किया, ठीक है, बट इसमें रवि किशन की क्या गलती है? अगर भोजपुरी के पितामह कहे जाने वाले डायरेक्टर मोहन जी प्रसाद जी अपनी फिल्म में ये गाना रख रहे हैं, तो रवि किशन कैसे बोलेंगे कि भाई क्यों रख रहे हैं? ठीक है। और नगमा उसमें प्ले कर रही है, नगमा उसमें हीरोइन है, नगमा बहुत बड़ी हीरोइन है भाई। वो बॉलीवुड, साउथ, कहाँ कहाँ काम नहीं किया नगमा जी ने, तो कोई क्यों बोलेगा? और नो डाउट गाना हिट भी तो हुआ, आज हम चर्चा कर रहे हैं ना। बिल्कुल, मकसद पूरा हुआ। तो हर लहंगा उठा दे रिमोट, हम कर रहे हैं ना चर्चा, तो है। यही तो मकसद है। बट ये बात है कि उस गाने को आपने देखा होगा, उसको कितने अच्छे से फिल्माया गया है। आपने देखा? रिमोट भी था, रिमोट नहीं था उसमें, वो था डंडा था ना, डंडा था, वो स्टिक छड़ी थी। एंड यू नो, उस गाने को देखते वक्त मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि गाना अश्लील है। छलकत तोहरी जवानिया पे, कहाँ अश्लील है वो गाना? अब खटिए पे खड़े के जो डांस स्टेप है वो एंड आई नो पवन जी का अपना रहा होगा, वो कोरियोग्राफर का नहीं रहा होगा। एक्चुअली उस गाने की स्टोरी भी है जो मैंने सुनी है कि वो बहुत कम समय में फिल्माया गया गाना, क्योंकि रात का सीक्वेंस था और कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी कि लेट शूटिंग शुरू हुई थी और गाना ख़त्म करना था, तो आई थिंक लेकिन गाना हिट हो गया ना। तो गाना तो मतलब यूपी, बिहार या आप मुंबई तक के किसी भी पार्टी में चले जाइए, ये गाना। देखिए गाना तो चल रहा है वो। हाँ। अब जो हिट हो गया उसमें हम नुक्स निकालने वाले होते कौन है? नहीं, नुक्स की बात नहीं है, बस But बात हुआ वही ना, कंफ्यूजन, लोग वही देख रहे हैं जाके। यस। अब वो जो आपने खटिए की जो बात की, वो तो रिपीट में डाला गया है उसको। यस, रिवर्स शॉट्स हैं उसके, तो ऑडियंस एंजॉय करती है। मैंने भी एंजॉय किया जब देखा था। अच्छा, जब कभी भोजपुरी इंडस्ट्री की कभी कोई पार्टी होती है तो गाने यही चलते हैं कि कोई और गाने भी लगा? यही सब गाने चलते हैं, यही सब गाने चलते हैं। अच्छा, यस। सबसे ज़्यादा जो चलता है बगल वाली जान मारे ली, एंड लॉलीपॉप तो एथम हो गया है हम लोगों का। अच्छा। लॉलीपॉप के बिना कोई पार्टी नहीं होती है हम लोगों की। और अगर हाँ ये भी है कि कौन से स्टार का पार्टी है, उस स्टार के गाने बजेंगे। अच्छा, मतलब अगर तो लता मंगेशकर जी करती अगर पार्टी तो उन्हीं के अगर पवन जी का बर्थडे है तो पवन जी के गाने बजेंगे। अच्छा, या रवि जी हैं तो रवि जी के गाने बजेंगे, और अगर रानी चैटर्जी है तो शायद रानी चैटर्जी के गाने बजेंगे। अगर मान लो रवि किशन की पार्टी है और मनोज तिवारी ने कहा हमरा बजेगा गाना, तो फिर? ऐसा मैंने इमेजिन नहीं किया है कभी। एक्चुअली मैंने रवि जी के पार्टी में मनोज जी को कभी इमेजिन नहीं किया, सो आई कांट से एनीथिंग। इमेजिन रवि किशन की पार्टी में मनोज जी नहीं, मैं इमेजिन नहीं कर सकती। करके देखिए होगा क्या। दोनों ही माइक ले लेंगे। अच्छा, और दोनों उस माइक पर गाएंगे और बताएंगे एक दूसरे को कि हमारा ये गाना चला था तो तुम्हारा ये गाना चला था, यही होगा। और दोनों ही नेता हैं। हाँ जी, हाँ जी। कैसे बनती होगी मुझे तो ये समझ में नहीं। बट वो दोनों रवि जी और मनोज जी जब साथ होते हैं, हाँ। वो बहुत इंटरेस्टिंग टाइम होता है हाँ, हाँ, साथ हाँ, में देखना। बिल्कुल, क्योंकि नो डाउट वो दोनों एक दूसरे की इज्जत भी बहुत करते हैं, और उन लोग को पता है कि यही मसाला है यार। ऑडियंस मनोज तिवारी और रवि किशन को साथ में अगर देखेगी 1 घंटा तो क्यों देखेगी? सही बात है। लड़कियां तो है नहीं वो लोग राइट, कि ग्लैमर लेकर बैठे हैं। राइट। तो कुछ इंटरेस्टिंग होगा तभी देखेंगे ना। हमने तो उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया है बहुत ज़्यादा।
हमें पता है। ये क्या करते हैं ऑफ सेट, जब आप लोग के साथ बैठते तो होता क्या है इन लोगों के बीच डिस्कशन क्या होता है? वो हवाबाजी एक सीन था। मैं एक फिल्म कर रही थी, गंगा जमुना सरस्वती। हाँ, इस फिल्म का टॉपिक हमने बहुत बार शेयर किया है। एक सीन चल रहा था, उसमें था कि क्लाइमेक्स शूट हो रहा था चांदीवली में। कमरे के अंदर से हम तीनों कपल्स बाहर निकलते हैं, मनोज तिवारी, रिंकू घोष, रवि किशन, रानी चैटर्जी, नीरवा एंड पाखी हेगड़े। तो अंदर अब शॉट तो बाहर है, कैमरा बाहर है, कमरे से बाहर निकलना है। तो अब अंदर क्या चल रहा है हम लोगों का? रवि जी ने बोला कि हर सीन में ना तिवारी तुम आगे निकल जाते हो, अब पहले हम निकलेंगे। अच्छा। उसके बाद तो मनोज जी बोलते कि क्या दिक्कत है भाई, अब निकलते तो क्या दिक्कत है? नहीं नहीं ऐसा चलेगा नहीं, हर सीन में ऐसा नहीं चलेगा, हर सीन में तुम आगे क्यों? अच्छा दिनेश जी शांत, हाँ, जिनको निकलना निकलो, हम आखिरी में ही निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो रवि जी बोले नहीं 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 रानी एकदम रेडी। रवि जी ने मेरा हाथ पकड़ा, रानी एकदम रेडी रहना, एक्शन बोलते ना घुस जाना पहले ही, पहले हम लोग एंट्री लेंगे। मैंने कहा हाँ रवि जी। और जैसे एक्शन हुआ ना, मनोज जी धक्का देके आगे निकल गए। अच्छा, वो एक ही दरवाजे से निकलना था? एक डोर है, हम लोग कमरे के अंदर है। सीन ये था कि हम लोग हंसते हुए बाहर निकलते हैं और विलन अटैक करते हैं हम लोगों पे। सीन ये था। तो मनोज जी ने बोला कि ठीक है तुम लोग ही आगे निकलना, नहीं जाएंगे हम, पहले तुम ही आगे निकलना। तो रवि बोला कि तू हाथ पकड़, तुम घुसना है हमको पहले ही। मैंने कहा ओके रवि जी। और जैसे ही एक्शन हुआ, मनोज जी जो धक्का मारे हम दोनों को और अपनी हीरोइन को लेके निकले हैं। तो टेक में रवि किशन, तेरे पे भरोसा नहीं करना चाहिए, तेरे पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने टेक चल रहा है भाई, टेक चल रहा है, ठीक है, ए तिवारी। और मैं और हीरोइन जो बाकी हीरोइन से कंफ्यूज है कि हम एक्टिंग करें कि नहीं करें, क्या करें, कि टेक चल रहा है क्या करें। तो ऐसे बहुत मस्ती होती रही है, ऐसे बहुत मजाक होते रहे। गजब के। और इस सेट पे ना हम हीरोइंस लोग तो एकदम टेंशन फ्री थे। हम लोग सिर्फ सोचते थे पिकनिक करने आए, दिन में एक सीन शूट होगा जिसमें एक आध दो कोई लाइन बोलनी पड़ेगी, बाकी यही लड़ रहे हैं। बाकी तो यही चलेगा। मतलब बॉलीवुड में जो सुपरस्टार्स के क्लैश हैं वो भोजपुरी में अलग हो जाते हैं। हाँ, ये देखो बात ये है कि पूरी इंडस्ट्री एक ही है एक्चुअली। यहाँ वॉर्स भी हैं, प्यार भी है, सब कुछ है। लेकिन जब भोजपुरी की बात आती है तो सब एक साथ खड़े भी हो जाते हैं। ये भी ये तो एकता तो है। हीरोइंस कौन सी हीरोइंस है जिनमें वॉर चलती है कुछ? आई थिंक कोई हीरोइंस हमारी हमेशा से अच्छी रही, सीधी वॉर्स सादी। कभी नहीं रहा। नहीं तो ये हीरो लोग अभी ही लड़ते पीठ हैं। पीछे रहा हो तो अलग बात है। देखो हर इंडस्ट्री में है, लोग बातें करते ही हैं, बट आई थिंक मुझे लगता है कि कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं रहा हीरोइंस के बीच, क्योंकि सब सिक्योर रही ना। सब, फिर मैं बोलूँगी तो लोग मुझे ट्रोल करेंगे। नहीं, आप बोल ही दीजिए। मतलब सबके पास अपना अपना एक हीरो है। स्टेशन था। तो ये स्टेशन पे ये नहीं आती, उस स्टेशन पे वो नहीं जाती। वो तो हमारे जिनके पास स्टेशन नहीं था। भाई तो कोई जंक्शन ही नहीं आ रहा। तो फिर वॉर क्यों होगा? समझ रहे हो वॉर का? अब मैं एकदम अलग ही, कोई जंक्शन ही नहीं मेरे पास, अकेले निकल लिया आर्मी, वन मैन आर्मी की तरह, यू नो। तो इसलिए कभी ऐसा कुछ भी नहीं रहा। अब इनकी अलग ही वंदे भारत चल रही है अकेली। बट थैंक गॉड कि ऐसा कुछ हुआ मेरी लाइफ में, वरना मैं तो, मेरा तो पैकअप ही हो जाता बहुत पहले। मैं कहाँ स्टेशन ढूंढते घूमती। ये बात सही है। कभी आपके साथ हुआ कि आपने अपनी फिल्म से किसी को बाहर किया हो? हीरो? हाँ, कोई भी। मैंने किसी को बाहर तो नहीं किया है, लेकिन हाँ मेरी जो सोलो फिल्में रहती थी उसमें मैं कास्टिंग में होती थी कि हीरो कौन होगा अपोजिट में। और कास्टिंग में होने की सबसे बड़ी वजह ये होती थी कि जो एक्टर मेरे सामने होगा उसको डांस एक्टिंग अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि रिटेक्स का सामना ना करना पड़े। बट हाँ एक चीज़ होती थी कि जो मुझे सुपरस्टार्स के साथ फिल्में आती थी मेरे पास, मैं उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती थी, तो मैं मना कर देती थी। ओके। मना करने का रीज़न यही होता था कि मुझे मान था लो बाद में मुझे निकाल देंगे। इसलिए पहले ही खुद को ये डर अभी भी है कि नहीं है? अभी नहीं है, अभी भी नहीं है। अभी भी ऑफर होती तो मुझे कि श्योर आपने मुझे कॉल किया है, और मैं खुद ही मना कर देती हूँ। क्योंकि एक बार हुआ है ना, मनोज जी ने आपको मूवी से निकलवाया और फिर एक मूवी में आपके साथ शायद भाई बने हैं। भाई बने, वो तो मैंने बहुत वायरल हुआ था मेरा वो वीडियो। नहीं देखो मनोज जी
मनोज जी हमेशा से अभी भी मिलते हैं तो बहुत प्यार से बात करते हैं, अभी भी फ़ोन पे बात होती है कभी कभार, वो सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जहाँ फिल्मी करियर की बात आती है ना, तो ऐसी कई फिल्मों से मैं हटाई गई जिसमें बोलते हैं कि उन्होंने ही हटाया, और मेरे लिए ये होता था कि मनोज जी के होते हुए मैं इस फिल्म में क्यों नहीं हूँ। अच्छा, मतलब मैं कैसे हटा दी गई। इट्स मीन्स उनकी रजामंदी रही होगी ना। और मैंने विधाता का तो मैंने पूरा क्लियर ही बताया है कि ऐसा ऐसा हुआ था। इनफैक्ट विधाता में मुझे बाद में रवि किशन की बहन बनने के लिए बोला गया। आप राजी भी हो गई थी? मैं राजी भी हो गई थी, बट वो मैंने कोई और फिल्म चुनी उसकी जगह पे, और वो फिल्म हिट हो गई। तो ये तो सबको और पता विधाता ही है। पिट गई थी? पिट गई थी। मतलब रानी जी जहाँ जाती हो। ऐसा हुआ है, मैंने जो फिल्में छोड़ी हाँ और जो फिल्में की, हाँ। आई डोंट नो क्या ऊपर वाले का साथ रहा है मेरे यहाँ। वो फिल्में बहुत बड़ी बड़ी हिट हुई, बहुत बड़ी बड़ी हिट हुई। इनफैक्ट एक टाइम था 2012, मेरी फिल्म थी दुर्गा, और एक फिल्म थी कैसन पेवा के चरित्र बा। ये डबल मीनिंग नहीं है। हाँ हाँ। इट्स मीन्स कि मेरे पति का क्या कैरेक्टर है, अच्छा अच्छा। इसका मीनिंग ये हुआ। हाँ। तो कैसन पेवा के चरित्र बा, दुर्गा, और 2 फिल्में थी, निरहुआ की थी और एक किसी की थी, जिनकी रिलीज डेट एक ही आई। अब मेरा टेंशन ये हुआ कि ओ गॉड, निरहुआ, एक में मैं खुद रवि जी के साथ हूँ, एक में मैं सोलो हूँ। मतलब सोलो अगर पिट गई तो तब करियर की बैंड बज गई। हीरो लोग के साथ तो पिट गई तो थोड़ा सा सेफ, 2 पे आएगा, थोड़ा सेफ्टी रहती है ना कि चलो हीरो था उसमें। लेकिन ये डेस्टिनी है, ये गॉड गिफ्टेड है कि दुर्गा ने उस दिन सबसे बड़ी ओपनिंग मारी थी बिहार में। तो मतलब मेरा जो भी डिसीजन रहा है लाइफ में करियर को लेकर, मेरी मॉम ने मेरा बहुत साथ दिया है, और मैंने जो भी डिसीजन लिया है या फिर जो डिसीजन नहीं लिया है, जो बेमन से भी किया है ना, वो भी सुपर हिट रहा है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई गॉड एंड माई ऑडियंस। अच्छा, पूरब झा का आपने कभी गाना सुना है जिसमें है कि पहनी के चले बिकनी, और बहुत वायरल हुआ है? तो उसमें पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के एल्बम्स वगैरह, मतलब अगर आप ये जो कहते हैं ना। अच्छा, ये जो भी एक वीडियो वायरल हुआ था यूट्यूब पे, राइट? हाँ हाँ, ये क्या कहीं देखा आपने, कैसा लगा? हाँ, मैंने देखा। और मैंने देख के जाना कि बहुत ही डिटेलिंग में काम किया उन्होंने उसमें। जो लास्ट सीन था एक्सपर्ट दादा के साथ, जो आकर वो बोलता है कि भैया यहाँ अच्छे गाने भी बनते हैं, लेकिन जैसे लॉलीपॉप जो था वो एकदम रियलिटी। बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ठीक है, हम भोजपुरी इंडस्ट्री पे बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, बहुत जजमेंट भी करते हैं, लेकिन आप करो, आपको हक है, सही है। आप रिव्यू करो, आप मजाक उड़ाओ, आप जो करना है करो, लेकिन आप अच्छी चीज़ों को फिर तो लाओ आगे। करेक्ट। यू नो, मैं भी बहुत हंसी थी वो वीडियो देख के। आई थिंक व्यूज़ भी बहुत गए थे, मिलियंस में व्यूज़ गए थे। मुझे 2-3 लोगों ने शेयर किया था वो वीडियो। सो मैंने देखा था, मेरा भाई और मैं साथ में बैठ के देखे थे, बहुत हंसे थे। ठीक है, मजाक करिए, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं उसको भी सामने लाइए, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। वैसे एक्टिंग कैसी लगी थी पूरब की? बहुत अच्छी लगी थी। मैंने तो पवन जी को भी शेयर किया था वो। अच्छा, आपने भेजा वो वीडियो? भेजा मैंने। और रिप्लाई क्या है? जी। अच्छा, मतलब देखा उन्होंने भी। मतलब बनाया था वीडियो, लेकिन देखा भी सभी ने, ये बात तो सही है, सारे स्टार्स ने देख लिया। सबने देखा। देखिए, भोजपुरी के बारे में कोई हलचल होगी तो डेफिनेटली सब देखेंगे। हाँ, छोटी सी इंडस्ट्री है हमारी, राइट। अच्छा होगा वो भी पता चलता है, बुरा होगा वो भी पता चलता है। लेकिन एक बात बताइए, कौन सा ऐसा राइटर है जो कोई भी घटना घटती है, कोरोना हो या मान लो कुछ भी हो, फटाक से जो लिख के जो गाना जो आ जाता है? बैठे हुए हैं ना ये लोग, तो इनका टैलेंट तो वही है ना। आधे घंटे में कैसे लिख देते हैं? लिख देते हैं, बाप रे बाप। श्राद्ध के गाने लिख देते हैं। आपने कभी सुना श्राद्ध के गाने? मैं तो शॉक्ड हो जाती हूँ कि मतलब अपना दुख जाहिर करना। सपोज जो फलनवा के चचवा मर गए, उन फलनवा से आपका कोई लेना देना नहीं। हाँ। आप वो फलनवा के चचवा को मिले भी नहीं। हाँ। लेकिन आपको श्रद्धांजलि देनी है। ठीक है। और आपने बड़े अच्छे शब्दों में अपनी कलम को उठा के श्रद्धांजलि दी। तो ये तो टैलेंट है ना भाई। बहुत बड़ा टैलेंट है इतना। मैं तो निशब्द हो जाती हूँ कहीं किसी के हम चले जाएं अंतिम संस्कार पे, तो क्या सांत्वना दें, बट इनके पास टैलेंट है। मुझे ये टैलेंट समझना, तमन्ना भाटिया का गाना आता है कि गाना कौन सा है कि आज की रात शुरुआत
वाला गाना, लेकिन भोजपुरी से निकल आज की रात शुरुआत ढ्योड़ी से कीजिए, कितना जल्दी कैसे बना लेते कौन गाया है ये आया है और भोजपुरी वैसे ही आया है और लगातार वायरल हो रहा है। ये एल्बम है, गाना एल्बम ही है, एल्बम ही है। किस सिंगर ने गाया है? ये सिंगर का नाम नहीं पता मुझे। तो फिर इसलिए तो गाया है, जिससे सिंगर का नाम नहीं पता है। जिससे मकसद पूरा हो। आपको देखिए, उसने गाया है इसीलिए गाया है। हाँ उसने इतने बड़े गाने को छेड़ा है तो क्यों छेड़ा है? ताकि हम बात करें, और हम कर रहे हैं। सही है। लेकिन मैं यहाँ से जाते ही गाना देखूंगी। आप कभी रिएक्ट भी कर दिया करो। मैं तो बहुत रिएक्ट करती हूँ, मैं बहुत रिएक्ट करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं इकलौती हीरोइन हूँ जो बेबाकी से, जैसे कंगना है ना अपनी, उसको कोई लेना देना नहीं है किसी से, लेकिन वो लिखती है। तो मेरा भी वही कैरेक्टर है, मैं लिखती हूँ। तो कहा भी जाता है ना कि वो क्वीन है, आप रानी है, वो बॉलीवुड की। और मुझे लगता है लिखना चाहिए। हाँ। गंदे एल्बम्स जो आ रहे हैं उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, ताकि अच्छे कामों पर भी नज़र पड़े लोगों की, और मुझे ऐसा कि समझाना ना पड़े बैठ के यहाँ पे कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। अभी आपकी एक कोई मूवी आ रही है, सास बहू चली स्वर्गलोक। तो ये स्वर्गलोक में सास बहू क्या करने वाली है? देखिए, कहीं ये तो नहीं पूछा रहा कि रसोड़े में कौन था? नहीं, वो जो फिल्म है सास बहू का ड्रामा इज ऑलवेज हिट। आज टीवी इंडस्ट्री हो या हर घर की कहानी है सास बहू। सो ऐसा हुआ कि राइटर ने सोचा कि यार घर में तो बहुत लड़ाई कर ली इन लोगों ने, अब कहाँ ले जाए? तो पाताल में तो लेके जा नहीं सकते थे, तो स्वर्गलोक लेके चले गए। एक्चुअली इट्स अ कॉमेडी फिल्म, और अभी मेरी आई थिंक इस साल की पहली रिलीज़ वही होगी। अच्छा जी। और वो फिल्म करते करते बहुत हालत ख़राब हुई थी। अच्छा। उस पूरी फिल्म में मैंने एक ही साड़ी पहनी है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हुई थी। स्टार्ट टू एंड एक ही ड्रेस एवरीडे पहनना पड़ता था। बट वो फिल्म बहुत कॉमेडी फिल्म है, इमोशनल है, और एक ऐसी सच्चाई है उसमें कि स्वर्ग लोग हो चाहे नर्क लोग हो, चाहे वो ये लोग हो, सास बहू का झगड़ा कहीं खत्म नहीं। मैं अगर टूवर्ड्स मनोज तिवारी से लेकर खेसारी तक की बात करूं, अगर आप इनके एक अच्छी चीज़ बताएं, अगर आप बताना चाहें तो क्या होंगे? सबकी बता दीजिए। बताइए ना, पूछिए ना। पहले रवि जी की अच्छा ही बता दीजिए। रवि जी बहुत सपोर्टिव एक्टर हैं। रवि किशन कभी इनसिक्योर नहीं हो सकते किसी से भी, ना किसी के लुक को लेके, ना किसी के डायलॉग्स को लेके। अगर रवि किशन को पूरे सीन में एक डायलॉग भी ना मिले तो भी वो इनसिक्योर नहीं हो सकते। सबसे अच्छी खासियत है उनके अंदर। और एक अच्छी बात ये जो मैंने उनके साथ रहकर सीखी कि सेट पे वो हमेशा अकेले आए। अच्छा। आप हमेशा देखते होंगे ना 10 स्टाफ होते हैं, प्रोड्यूसर उनको भी खर्चे उठा रहा है। बट रवि किशन भोजपुरी में एक अकेले ऐसे हीरो मैंने देखा जिनके साथ सिर्फ एक स्पॉट बॉय जो उनको कॉफ़ी पिलाता है और एक मेकअप मैन। तो ये बहुत अच्छी बात है उनकी। और कुछ बुराई या बुराई तो नहीं है एक्चुअली ज़्यादा कुछ उनमें। देखो, मैं ये नहीं कहती कि किसी में बुराई नहीं होती है, होती होगी, उनमें भी होगी। उन्होंने कई बार डांटा भी है मुझे, नाराज़ भी हुए हैं, लेकिन ऐसे में कोई ऐसी बुराई तो नहीं है जो बदलनी है उनको, ऐसा कुछ नहीं है। खेसारी जी की एक अच्छी बात यह है कि बहुत हार्ड वर्किंग है, नो डाउट। अच्छा। उनकी ये वो जिम वाला वीडियो देख के बता रही हैं आप हार्ड वर्किंग। लेकिन मैं सच कहूँ खेसारी लाल जब पहले आए थे तब में और अभी के खेसारी लाल में बहुत फ़र्क है, और नो डाउट ये हार्ड वर्क ही है। और उनकी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि कुछ भी बोल देते हैं, फ्लो में कुछ भी। आज जो काजल वाला ये जो सब कुछ हुआ ना, ये इसी वजह से हुआ कि उन्होंने कुछ भी बोला। अगर वो नहीं बोलते तो शायद उतना आगे नहीं बढ़ती वो बात। बट ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, और वो जहाँ भी रहते हैं ना माहौल बहुत खुशनुमा कर देते हैं। अच्छा। और रिंकिया के पापा मनोज तिवारी जी? मनोज जी तो बहुत सज्जन टाइप के हैं, वो समझ ही नहीं आते। आज तक नहीं समझ पाया 20 सालों। देखिए, मनोज जी के साथ मेरी पहली फिल्म रही, एंड नो डाउट उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया फिल्म में। वो एज अ किड ही मुझे उन्होंने ट्रीट किया। इनफैक्ट मैं आज बता भी देती हूँ कि जो मैंने पहला मोबाइल भी लिया था, मुझे चलाना मनोज तिवारी जी ने सिखाया था कि ये फ़ोन ऐसे चलाते हैं वगैरह वगैरह। तो उनके अंदर एक बड़प्पन है, बट वही बात है कि मैं समझ नहीं पाती हूँ। थोड़ा मुश्किल है, वो आसान नहीं है वो समझना। आज तक कठिन बने हुए आज तक कठिन बने हुए मेरे लिए।
पवन की बात करें तो पवन जी के बारे में मैंने इतना कह ही दिया है। आई थिंक ये पहला वीडियो होगा जिसमें मैंने इतनी तारीफ़ की होगी, वरना हमेशा मैं ऐसी बातें करती हूँ जो चल रही हैं इंडस्ट्री में। पवन जी बहुत सीधे हैं और बहुत इमोशनल इंसान है वो। और एक्चुअली एक शब्द में तो नहीं कहा जा सकता पवन सिंह जी के बारे में। इनफैक्ट पवन जी के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती भी रही एक टाइम पे। उसके बाद हम लोगों की थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ हुई थी, फिर हम लोगों ने फिर वापस नॉर्मल फ्रेंडशिप में आ गए। तो पवन जी बहुत ही क्या कहूँ, मतलब आई कांट से, कोई वर्ड नहीं मिल रहा मुझे। जैसे कि अगर तारीफ तो आपने पहले भी की थी, खामी की बात करें तो एक वर्ड में जो उन्हें इम्प्रूव करनी चाहिए, आपको लगता है कि ये चीज़ उनके अंदर, ये व्यवहार उनको बोलना चाहिए, उनके बारे में लोग पवन सिंह जी को एक्सप्रेस करना चाहिए। वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। उनके बारे में कोई भी कुछ भी आके बोल के चला जाता है और वो सिर्फ इतना ही करते हैं। तो मैं तो कहना चाहूँगी कि पवन जी आप प्लीज़ रिएक्शन दीजिए, रिएक्ट कीजिए, ये एक चीज़ उनको ज़रूर करनी चाहिए। आम्रपाली दुबे, शी इज़ अ नाइस गर्ल। मुझे मेरे बाद जैसे मेरे टाइम पे जो हम एक्ट्रेसेस रहीं, और मेरी जनरेशन के बाद अगर नेक्स्ट जनरेशन में मुझे कोई पर्सनली अच्छी लगती है तो आम्रपाली। रश्मि देसाई। रश्मि तो हमारे साथ ही थी। कुछ आपकी कोई फ्रेंडशिप वगैरह कभी रही? रश्मि के साथ मैंने 2 फिल्में की हैं, रश्मि देसाई के साथ। और नो डाउट उसकी मम्मी कहती थी कि तुम दोनों कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई 2 बहनों की तरह दिखती हो क्योंकि वो उसकी और मेरे फीचर्स काफ़ी सिमिलर लगते थे तभी, अभी तो नहीं लगते तभी काफ़ी लगते थे। और नो डाउट उसके साथ भी मेरा बहुत अच्छा रेपो रहा। मेरा सभी हीरोइनों के साथ रेपो बड़ा अच्छा रहा है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। काजल के लिए क्या कहेंगे आप? काजल हार्ड वर्किंग है और क्यूट है वो एक्चुअली। काजल राघवानी ना, शी इज़ क्यूट। वो ऐसे बोलेगी क्या है, ऐसे बात करती है। श्वेता तिवारी के साथ कभी किया काम आपने? श्वेता तिवारी तो मतलब मैं अगर पहली बार किसी फीमेल की फ़ैन हुई थी ना, श्वेता तिवारी की हुई थी। और नॉट बिकॉज ऑफ कसौटी ज़िंदगी की। मैंने ट्रैवल किया था उनके साथ दिल्ली। अच्छा। एक चैनल लॉन्च था और हम सभी एक्टर जा रहे थे। तभी श्वेता जी भी फिल्में कर रही थी, 1-2 फिल्में उनकी आई थी एंड मैंने उनके साथ ट्रैवल किया था। ओह माय गॉड, व्हाट अ वंडरफुल वुमन। उनको देख के जो कॉन्फिडेंस आया ना मेरे अंदर, क्या लेडी हैं मतलब श्वेता जी। और नो डाउट उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है। वो जहाँ भी मुझे देखेंगे कि रानी कम अवार्ड्स में हम मिले हैं। अभी तो बहुत टाइम से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो एक जो ट्रैवल उनके साथ किया था वो सुनेंगी तो उनको भी याद होगा। उनके साथ फ़्लाइट में ही जाना बैठना और पूरे फंक्शन में उनके साथ ही मैं थी और मेरी भी एज बहुत कम थी। तो उनको देख कर ना मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी एक्चुअली। और आई थिंक वही एटीट्यूड मैंने कैरी किया है। आई थिंक उन्हीं को कैरी किया है मैंने, ऐसा मुझे लगता है। तब उनका गाना आ गया था क्या, कट्टो गिलहरी? कौन सा? कट्टो गिलहरी, उन्हीं का तो गाना, चिराग पासवान के साथ। कौन सा गाना है, मैंने कभी नहीं देखा। कट्टो गिलहरी श्वेता तिवारी का ही तो है। कभी आया था ये? चिराग पासवान के साथ बहुत हिट गाना है, कट्टो गिलहरी चमक छल्लो रानी, आशिक को ऐसे न तड़पाओ रानी। सॉरी, मैंने देखा होगा लेकिन याद नहीं आ रहा है। चिराग पासवान के साथ है, बहुत फेमस गाना है ये वाला। चिराग पासवान वो पॉलिटिशियन? हाँ, बिहार। नहीं देखा है, सॉरी। कभी पलक तिवारी से मुलाकात हुई, उनकी बेटी? नहीं हुई। नहीं। और मोनालिसा के बारे में कुछ? शी इज़ वेरी प्रोफेशनल एंड नाइस। कभी ऑफ सेट आप सारी, एक शायद आपकी एक मूवी थी, 7 हीरोइंस थी एक साथ, 7 सहेलियां। कभी आप लोग गई कि सातों एक साथ पार्टी में? हमने बहुत पार्टीज की हैं फीमेल फ्रेंड्स ने। जो हम पुरानी हीरोइनें हैं ना, हम सब ने बहुत पार्टीज की हैं। पार्टीज मतलब गेट टुगेदर किया है, क्योंकि हम सब में किसी में कंपटीशन था ही नहीं। सब खुश थे अपने अपने जगह पे, क्योंकि सब अलग अलग वैराइटीज़ की थी हम लोग, कोई भी सिमिलर थी ही नहीं हम एक दूसरे से। और नो डाउट हमारी इंडस्ट्री में जो मेल एक्टर रहे हैं उस टाइम पे, रवि किशन है या नीरव हुआ है, मैं बाकियों की बात नहीं करूँगी, नीरव हुआ एंड रवि किशन, या उस टाइम के और भी बहुत सारे, विनय आनंद, कृष्णा अभिषेक, बहुत सारे ऐसे एक्टर थे। वो सब इतने अच्छे थे ना, वो इतने अच्छे से हीरोइनों को ट्रीट करते थे। कभी कोई हीरोइन इनसिक्योर हुई नहीं एक दूसरे से। ये इसमें देखो, एक मेल एक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है कि फीमेल्स को लड़वाने में भी बहुत बड़ा हाथ होता है
और उनके बीच सब कुछ ठीक रहे, उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, you know। तो शायद हम लोग उस टाइम से ऐसे आए कि हम सब बहुत अच्छे से हमने फिल्में की साथ में। 7 सहेलियां तो जब शुरू हुई थी तो बहुत लोगों ने कहा था कि ये फिल्म तो पागल हो गया डायरेक्टर राजकुमार पांडे, 7 लड़कियों को लेके कैसे फिल्म बना सकता है, कंप्लीट ही नहीं होगी। बट रिकॉर्ड है 1 शेड्यूल फिल्म कंप्लीट। और उसमें अकेले निरहुआ जी थे, दिनेश जी तो खुश थे कि अरे 7 लड़कियां आसपास हमारे, वो तो बहुत खुश थे। और वो बोलते थे कि देखिए ये फिल्म पहली और आखिरी बारी बन रही है भाई, इसके बाद नहीं बनेगी। तो आइए, तो हम लोग ने बहुत एंजॉय किया एक्चुअली। कितना वक्त लगता था एक फिल्म को बनने में? 30 दिन तो मोस्टली लग जाते थे। बजट क्या रहता है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देखिए अभी पहले की जो फिल्में थी, मुझे लगता है कि हमारी कोई भी भोजपुरी फिल्म 5 करोड़ के ऊपर नहीं गई है। अच्छा। जो भी रही है 5 करोड़ के अंदर ही रही है, क्योंकि हम लोगों को, हमारे पास मल्टीप्लेक्स नहीं है। सही बात है। और हमारे पास ओवरसीज मार्केट नहीं है। जब भी लोग साउथ या मराठी से कंपेयर करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को, तो मैं शॉक्ड हो जाती हूँ। वाई कंपेयर क्यों कर रहे हो? साउथ के पास, पंजाब के पास, मराठी के पास ओवरसीज है भाई, मल्टीप्लेक्स है उनके पास। सही है। हमारे पास नहीं है, और उसके बावजूद 20-21 साल से सरवाइव कर रही है ना इंडस्ट्री, तो भाई हैंड्स ऑफ है हम लोगों को, ये मैं मानती हूँ एक्चुअली। तो कमाई के मामले में कहाँ तक चली जाती हैं? कोई ऐसी बहुत मेरी बड़ी पहली फिल्म ने 10 करोड़ के ऊपर का कमाई किया था, जिसमें आपको 10,000 मिले? जिसमें मुझे 10,000 मिले। बट वो माइलस्टोन फिल्म है मेरे लिए। मेरी ज़िंदगी बदल गई उस फिल्म से। और उसके बाद कुछ फिल्मों का जो मुझे पता है, मेरी कुछ फिल्में 2 करोड़ के ऊपर की कमाई की है। दामिनी जैसे हो गई, नागिन हो गई, देवरा बड़ा सतावेला है, दुर्गा, मतलब ऐसी कई फिल्में हैं जो 2-2, 3-3 करोड़ के ऊपर गई हैं, लेकिन सारी फिल्में नहीं हो पाती। तो ये जो बजट होता है, इसमें सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट लेते हैं या लोकेशन एंड ऑल? देखिए मेरी जो फिल्में रहती थी, नो डाउट आई एम ए वेरी हाई स्पीड एक्ट्रेस, उसमें आती हूँ मैं, और नो डाउट मैंने अपना पेमेंट बढ़ाया भी था, लेकिन मैंने हमेशा से अपना पेमेंट उतना ही रखा जिसमें प्रोड्यूसर को नुकसान ना हो, जिसमें प्रोड्यूसर अच्छी फिल्म भी बना सके। अगर प्रोड्यूसर के पास 1 करोड़ का बजट और मैं बोलूँ 50 ले लूँगी, तो प्रोड्यूसर फिल्म कैसे बनाएगा? राइट। जो हमारे बाकी के मेल एक्टर करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एक इंडस्ट्री की ग्रोइंग के लिए पहले प्रोड्यूसर्स का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है भोजपुरी इंडस्ट्री की ग्रोइंग के लिए। तो मैंने कभी भी अपने उस बजट पर नहीं गई जहाँ पे प्रोड्यूसर को नुकसान हो। अभी आपकी क्या बजट फीस रहती है? क्यों बताऊँ? जैसे बॉलीवुड करवाने वाले हो क्या? बॉलीवुड की तो पता चल जाती है कि 150 करोड़ की मूवी है तो 70 करोड़ तो 4 फिल्म में ऐसे चेक रखो तो मैं बता दूँ कि मेरा बजट क्या है। अभी करंट सिनारियो क्या है? अभी जो इंडस्ट्री में जिस तरह से फीस की बात हो रही, तो अभी करंट सिनारियो क्या है? किस तरह से रेट हाई कर रखा है? हाँ, अभी देखिए, अभी 99% हमारी इंडस्ट्री बेस्ड हो गई है फीमेल्स पे। मतलब जो मैंने 2008 में शुरू किया था, अब वो सारी हीरोइनें कर रही हैं। सभी फीमेल्स ओरिएंटेड फिल्में कर रही हैं, क्योंकि OTT और टीवी पर आ गई हैं फिल्में। तो अब वो वाला कंपटीशन ही नहीं है कि अच्छा। फलानी फिल्म ने इतना कमाया, हिट हो गई, अब मैं अपना पेमेंट हाई करूँगी। आप समझ रहे हैं? पहले थिएटर का मामला था। राइट। एक फिल्म फ्लॉप, पेमेंट डाउन, फिल्म हिट, पेमेंट अप। तो अब सब एक जैसा चल रहा है, सिमिलर चल रहा है। किसी का पेमेंट ज़्यादा है, किसी का कम है। जो हम अच्छे फेसेस हैं वो ज़्यादा पेमेंट लेते हैं, जो नए फेसेस हैं वो कम पेमेंट लेते होंगे। क्योंकि अब बात क्रिएटिविटी की है, फिल्म इस तरह से डिमांड की जा रही, जैसा आपने देखिए, बताया। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, अभी मेरा मोटो भोजपुरी फिल्मों से पैसा कमाना नहीं है। अच्छा। ओके। यस, अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि फिल्में आती रहें और लोग फिल्में देखते रहें, और भोजपुरी सिनेमा ज़िंदा रहे। मतलब मैं ये चाहती हूँ, अगर मैं टीवी भी करती हूँ तो मैं साल में 2-3 फिल्में ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस कनेक्ट है मुझसे। और मुझे लगता है कि जितनी भी बाकी की भी एक्ट्रेसेस हैं, अभी एक्ट्रेसेस ने संभाल रखी है इंडस्ट्री। भोजपुरी इंडस्ट्री अभी पूरी तरह से एक्ट्रेसेस ने संभाल रखी है। हीरोज़ नहीं हैं, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर हैं अभी। और अगर हम 4-5 फेसेस कह दें कि हम नहीं करते फिल्म, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या बात कर रही हैं? मतलब ठप कर देंगे ये लोग। ठप तो नहीं होगा, देखो कोई इंडस्ट्री ठप तो नहीं होती है, लेकिन जैसे मैं एक पॉपुलर फेस हूँ तो मुझे 4 लोग देखते हैं।
मेरे ज़रिए और 4 लोग देखेंगे, उनके ज़रिए और 4 लोग देखेंगे, नया फेस आएगा, उसको पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। कोई इंडस्ट्री किसी के लिए वजह से बंद नहीं होती है। पर अभी का जो आपने सिनारियो पूछा मुझे, वो ऐसा ही है कि अभी जो चल रहा है वो नारी शक्ति चल रही है। नारी शक्ति जिंदाबाद। और जो आपने 2008 पे कदम उठाया था वो अब लगातार जारी। पूरी इंडस्ट्री अब उसी पे टिकी है। जब मैंने फीमेल ओरिएंटेड पहली फिल्म की थी, उसके रिलीज में कितना प्रॉब्लम आया था और लोगों ने कमेंट किया था कि पगला गई है, इसको कौन देखने जाएगा, फीमेल ओरिएंटेड पागल हो गई है क्या, ऐसे ऐसे मेरे को बोला गया था और मैं बहुत डर गई थी कि कौन सी फिल्म कर ली मैंने। आपके एक पॉडकास्ट के नीचे कमेंट लिखा हुआ था कि मनोज तिवारी, रवि किशन की तो बात हर कोई करता है, लेकिन अगर किसी फीमेल के बारे में अगर इतिहास लिखा जाएगा भोजपुरी इंडस्ट्री में तो वो आपका नाम लिखा होगा। ओह रियली, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे लगता है कि मेरी बायोपिक बनेगी, बहुत इंटरेस्टिंग बायोपिक बनेगी। अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं ना, जैसे हीरोइन में दिखाया गया, फैशन में दिखाया गया, अकेले। यार देखो, झुंड के साथ चलना बहुत आसान है, अकेले चलना बहुत मुश्किल है। और अकेले तब तो और मुश्किल है जब आपको ज़ीरो नॉलेज है। तो आपके पास उस वक्त क्या होता है? ईमानदारी और विश्वास। तो इन 2 चीज़ों को लेकर ही मैं चली। ना मैंने कभी एक्टिंग क्लास सीखी, ना मैंने कभी डांस सीखा, मुझे एक ज़ीरो नॉलेज के साथ मैं आ गई। सिर्फ ये विश्वास था कि कर लूँगी और आई एम हियर। आपने भोजपुरी तो किया, आपने बॉलीवुड में जब आई तो किस तरह से आपका स्वागत हुआ बॉलीवुड में? देखिए, मुझे बॉलीवुड से बहुत पहले से ही ऑफर्स आने लगे थे, बट मैंने जो चुना उसका नाम था मस्त राम। मुझे यारियाँ ऑफ़र हुई थी, टी सीरीज़ में साइन भी करने गई थी, बट मैंने नहीं की, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। यारियाँ में हीरोइन वाला रोल नहीं ऑफ़र हुआ था वैसे। क्या था रोल? उसमें कोई टीचर का रोल था। ओके। तो मेरी मॉम ने कहा कि नहीं, तो मैंने नहीं की। और मान गए मुगले आज़म ऑफ़र हुई थी, ऐसे कई फिल्में मुझे ऑफ़र हुई, और टीवी तो बहुत पहले से ऑफ़र हो रहा था। सो बट मैंने एंट्री ली मस्त राम से, क्योंकि ऐसे कई लोग मुझे पूछते भी हैं कि आपने मस्त राम क्यों किया। जैसे एरोटिक सीरीज़, उसमें मेरे एरोटिक सीन्स भी थे मेल एक्टर के साथ, बट करने का रीज़न ये था कि मुझे, मेरा दिमाग में ऐसा था कि बॉलीवुड में एंट्री या तो सलमान खान के साथ करो या तो फिर कुछ ऐसा करो जो लोगों ने सोचा ना हो। तो आपने दूसरा रास्ता चुन लिया। सलमान खान के साथ फिल्म अब कब मिलेगी, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी यार, इतनी हीरोइनें उनके पास, वो कहाँ है रानी चैटर्जी देखेंगे वो, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करो कि जिससे कभी सोचा ना हो। और नो डाउट मस्त राम एरोटिक सीरीज ज़रूर थी, लेकिन उसको शूट करने वाले सारे फॉरेनर थे, इंडिया के लोग नहीं थे। डायरेक्टर इंडियन थे, प्रोड्यूसर इंडियन थे, और नो डाउट वो सीन जिस तरह शूट किया गया, नो डाउट मैंने भोजपुरी फिल्मों में कभी किसिंग सीन भी नहीं दिया है। मैंने कभी किसिंग सीन नहीं दिया, मतलब मुझसे किसी ने बोला भी नहीं है कि किसिंग सीन करना है। तो लोगों के लिए ये बहुत शौक था कि जिस लड़की ने 400-500 फिल्मों में किसिंग सीन नहीं किया है, वो ऐसे कैसे कर सकती है। तो मैं जब मैंने एक्सेप्ट किया कि ओके मैं करूँगी इसे, और मुझे ये भी था कि लोगों ने मेरी एक इमेज क्रिएट कर दी थी। जैसे होता है ना, फिल्मों से निकालने के लिए बहुत सारी इमेज क्रिएट की जाती है कि अरे अम्मा दिखती है, अरे नहीं वो भाभी, वो ऐसे वाले रोल ही कर सकती है, इसमें तो बहुत ग्लैमरस रोल है, रानी नहीं कर सकती। ये सब बोल के मुझे फिल्मों से काफ़ी निकलवाया जाता था। सो मुझे था कि नहीं यार, मैं एक इमेज में नहीं बंधना है मुझे। अब भोजपुरी में तो इरोटिक सीन नहीं कर सकते ना, सही है, कि दिखाने के लिए कि हम ये कर सकते हैं। तो गाने तो आ जाते हैं यार, फिर तुम आ गए गानों पे यार, फिल्मों में नहीं होता ये सब। तो था कि नहीं, इमेज तोड़नी है अपनी। तो मैंने मस्त राम की, और मुझे लगता है मेरा डिसीजन बहुत सही था। जिस तरह से कोरियोग्राफ किया गया था सीन, बाकी के एपिसोड्स मैंने नहीं देखे, लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा कि बाकी के एपिसोड्स तो बहुत कट में शूट हुआ था, मेरा जो सीन था वो 1 शॉट कोरियोग्राफ किया गया था। अच्छा, 1 शॉट कोरियोग्राफ किया गया था विथ 3 कैमराज आई थिंक। तो मैं बहुत नर्वस थी, मैं बहुत डरी हुई थी कि मैं क्या करूँगी पता नहीं, हाथ तो कर दी, क्या करने वाली पता नहीं। बट जो डायरेक्टर्स थी बहुत प्यारी थी, कनाडा से थी वो डायरेक्टर्स, फीमेल डायरेक्टर्स ने शूट किया है। मस्त राम के सारे एरोटिक सीन्स फीमेल डायरेक्टर्स ने शूट किया है। सो
मुझे बताया जब उन्होंने, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि एक कोरियोग्राफर होते हैं ना, 1 2 3 4, और वो सीन हो गया। सो और उसके बाद हंगामा भी हुआ, जिसके लिए किया था वो तो हुआ ही ना। मकसद पूरा। मकसद पूरा। देखो, बट इस चीज़ को सोचिए हाँ कि आपकी बॉलीवुड में एंट्री हो रही है, हाँ या तो बड़े स्टार के साथ हो, या फिर कुछ ऐसा करो जो किसी ने सोचा ना हो, तो ही लोग बात करेंगे ना आपके बारे में, राइट। और तभी तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि भाई आई है। तो मेरा ये थॉट था। और किस तरह का रिस्पांस मिला आपको? रिस्पॉन्स, अरे रे रे बहुत। और पता है लॉकडाउन था तभी। लॉकडाउन में रिलीज हुआ। मैं रेडी थी दोनों तरफ के रिस्पांस के लिए। मुझे पता था कि मेरी ऑडियंस पूछेगी वाई, एक क्योंकि मैं अपनी इंडस्ट्री की स्टार हूँ, सही है। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसी स्टार हूँ जो घर बैठी हुई है बहुत दिनों से, ऐसा भी नहीं था। सही बात बिजी स्टार थी मैं ऑलरेडी। सो मैं दोनों ही कमेंट्स के लिए तैयार थी। गूगल पे सर्च की गई मैं उस टाइम पे, और मुझे लगता है कि ठीक है, ऑडियंस को कुछ ऑडियंस को अच्छा भी लगा, कुछ को बुरा लगा, कुछ हर्ट हुए, कुछ लड़कों ने कहा कि मेरा दिल टूट गया, ये सारी चीज़ें हुई। बट ठीक है, बट मैंने एज एन एक्टर काम किया, और आई थिंक मुझे आगे भी अगर ऐसी कोई बड़ी सीरीज़ मिलती है तो डेफिनेटली मैं करूँगी। ओके। तो मतलब आपने कोई ऐसे बाउंड्रीज नहीं बनाई है कि? बाउंड्रीज नहीं बनाई है। देखिए, एक एक्टर, अगर आज मैं यहाँ बैठ के कहूँ कि नहीं मैं ये नहीं करूँगी, क्या पता 3 साल बाद मैं वही करती नजर आऊँ। सही बात है। सही बात है। अब क्या पता आपको सच में सलमान खान के साथ फिल्म मिल गई और हुआ कैसा सीन करना है, तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूँगी कि मैं तो नहीं करूँगी। वैसे आपको बिग बॉस में जाने का मौका मिला था? जी हाँ, वहाँ तक एंट्री हो चुकी थी आपकी? जी बिल्कुल। ये बहुत कम लोगों को पता है कि मैंने एक ही दिन में वाईकॉम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था बिग बॉस 13 और खतरों के खिलाड़ी। और ऐसा हुआ कि खतरों के खिलाड़ी का शूट पहले हुआ, हम लोग बल्गेरिया गए शूट के लिए। मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं टिक पाई उधर, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आया क्या करना है। और क्या होता है ना, जब आप गेम देखते हो और करते हो तो बहुत फ़र्क होता है। सही है। तो मैं टिक नहीं पाई। लेकिन हाँ, जब मैं वापस आई तो उसका शूट सेमीफाइनल और फाइनल होना था। तो उस वजह से वाईकॉम ने कहा कि हम फंस जाएंगे ऐसे, क्योंकि सेम डेटें थी। तो आई चूज़ खतरों के खिलाड़ी। और ये 13 मैंने सिद्धार्थ शुक्ला जो सबसे फेमस फेमस, मेरे हटने के बाद ही तो खेसारी लाल जी को फिर वाइल्ड कार्ड दिया गया था। अच्छा। हाँ जी। ओके, तो खेसारी जी जो आए थे वो उनको क्योंकि एक भोजपुरी चेहरा लाना था, तो उसमें आप थे, लेकिन आपने ना कहा। एक मैं थी, लेकिन मैं जब नहीं जा पाई तो फिर खेसारी जी को वाइल्ड कार्ड दिया गया। अदरवाइज अगर उनको खेसारी जी को लाना होता तो फिर पहले ही लेके आते ना वो। फर्स्ट चॉइस तभी मैं थी। ओके। और बट मुझे लगता है कि मैंने खतरों के खिलाड़ी चुन के अच्छा किया, क्योंकि आप वही करती रहती हैं। और देखो, भोजपुरी का कोई भी नहीं गया था यार। अभी कहने को तो है ना कि कोई एक तो गया है खतरों के खिलाड़ी में, कोई एक तो स्ट्रांग है जो वहाँ जा सकता है। वो आप तो लगातार जिम भी कर रही हैं। हाँ। इसी से एक सवाल जुड़ा हुआ है कि बॉलीवुड में तो माना जाता है कि हीरोइन एकदम 0 फिगर, ये फिगर वो फिगर, लेकिन ऐसा भोजपुरी एक्ट्रेसेस के साथ क्यों नहीं है? या मतलब आती भी हैं तो हैं, लेकिन बाद में देखा है कि थोड़ा नहीं, चबी। सवाल मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि 0 फिगर। आप एक बात बताओ, आप बॉलीवुड की एक्ट्रेस से कंपेयर करते हो, बॉलीवुड की कौन सी एक्ट्रेसेस पूरी फिल्म में साड़ी में रहती हैं? सही बात है। आप बताओ, वो जब इंडियंस पहनती हैं तो हड्डी का ढांचा नहीं लगती है। बट मैं अप्रिशिएट करती हूँ, नो डाउट। मैं खुद जिम से जुड़ी हुई हूँ और मैं मानती हूँ कि फिट रहना चाहिए। बट जब लोग कंपेयर करते हैं ना भोजपुरी एक्ट्रेस से, हमारी फिल्मों में ना हमें इंडियन ही पहनना होता है। बहुत बहुत स्लिम ट्रिम एक्ट्रेसेस हैं हमारी इंडस्ट्री में, बट वो स्टार ही नहीं बन पा रही, क्योंकि ऑडियंस कनेक्ट ही नहीं करती। एकदम पतली दुबली सी, वो पतली सी कमर, नहीं, उनको नहीं जमता है। वो हम लोग जो घूंघट में रहती हैं, एकदम टिपिकल जो हम दिखती हैं, जब आपने मेरी फिल्में देखी एकदम टिपिकल दिखूंगी। करेक्ट है। मैं ये नहीं कहती कि हम मोटे हो जाएं बहुत, मेरा ये मानना नहीं है। थोड़े से हेल्दी होने चाहिए। हमारे जो आउटफिट होते हैं ना, उसकी वजह से हम लोग को थोड़ा सा हेल्दी रहना पड़ता है। और मुझे लगता है कि जब हमको बिकनी पहनना पड़ेगा भोजपुरी फिल्मों में, तो सारी हीरोइनें पतली होने पे ध्यान देंगी, लेकिन पहनना नहीं है। सही है। हम लोगों को।
और जो बहुत स्लिम ट्रिम आई हैं एकदम ज़ीरो साइज़ वाली हैं वो नहीं जा पा रही हैं आगे, क्योंकि साड़ी में वो बहू नहीं लगती, साड़ी में उन बहुत ही छोटी सी पतली दुबली सी लगती हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब जब मैंने अपना वज़न बहुत कम किया ना, मेरी फिल्में नहीं चली हैं। अच्छा। यस, 2010 में मैंने 20 किलो कम किया था। ओह 55 kg हो गई थी मैं। दिल जले और रंगबाज, फूल बना लंगार, और भी मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं। हाँ। 5 फिल्में थी। हाँ। 2011 की बात है, कोई फिल्म नहीं चली। और मैंने बोला मेरी फिल्म नहीं चली, फूल बना लंगार जहाँ मैं डाकू बनी हूँ। अब मैं पतली दुबली से डाकू की, मैं खुद नहीं अच्छी लग रही थी उससे, मुझे देख के लगा कि घोड़े पे दौड़ते हुए बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी। और बट जैसे ही वजन बढ़ा और दुर्गा आई, मैंने जैसे बताया आपको, दुर्गा ने इतनी बड़ी ओपनिंग मारी थी कि हिल गए थे सब। मतलब वजन बढ़ा देते उसी मूवी में भी वजन आ आई जाता थिंक है। हो सकता है कि मेरा वजन बढ़ना मेरे लिए लकी हो। और आई थिंक मैं मोटी नहीं होती तो मैं अपनी पहली फिल्म में हीरोइन भी नहीं होती, क्योंकि मैं उतनी छोटी थी कि अगर मोटी नहीं होती तो दिखती नहीं ना बड़ी। शायद फिल्म मेकर आपको लगातार ये कह रहे थे कि इसको 3 टाइम दूध देना, जिससे कि ये था असिस्टेंट ममता को मेरे साथ मेरे रूम में रखा गया था, सवेरे दूध शाम को, कि कम नहीं होनी चाहिए, वजन हल्का नहीं हो। बट मैं ये नहीं कह रही कि मैं मोटापे को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ। हाँ। और लेकिन हमारी जो फिल्में होती हैं ना, मैं सही कह रही हूँ, मुझे भी फील होता है कि हम जो कपड़े पहनते हैं रियल लाइफ में भी, आप लोग आदमी हो, बहुत ही पतली सी लड़की साड़ी पहनती है, हम कहते हैं क्या हड्डी का ढांचा बनी हुई है, तो वैसी फील आती है। लेकिन जब हमारी फिल्मों में भी हमें बॉलीवुड की तरह ड्रेसअप करना पड़ेगा कि हम लंदन जा रहे हैं, हम लंदन बेस्ड हैं, या हम कैनेडियन हैं, हम फलाना है, तो हम लोग भी स्लिम हो जाएंगे ना। और आई थिंक मुझे लगता है अभी तो मैं काफ़ी ठीक हूँ, फिर भी पहले से बेटर। मतलब वो मैंने कुछ कमेंट्स में पढ़ा था, कहीं कुछ ऐसा डिस्कशन चल रहा था शायद मेरे दोस्तों के बीच में, तो वो कह रहे थे कि नहीं, जब तक हीरोइन भौजी टाइप नहीं दिखेगी तब तक उसको मूवी मिलेगी नहीं। साड़ी पहनने वालों को भौजी वाला क्यों टैग देते हैं हमारे इंडिया में? पता नहीं है। लड़कों को मतलब घर में लड़की साड़ी में ही चाहिए, लेकिन बाहर नहीं चाहिए वो, और जब घर में आ तो भौजी, वो तो वही बात हो गई ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। नहीं हो ही जाती कई दफा तो। नहीं, कहाँ भौजियाँ लगती हैं, हम बताओ। नहीं, मैं आपको सेंट्रिक होके नहीं कह रहा। और लगती भी हैं तो मुझे प्राउड है, हम भाभी हैं, क्या प्रॉब्लम है? हमारे कैरेक्टर्स ही वैसे होते हैं ना। अच्छा, मुझे ये लग रहा था कि अभी तक मूवी भी है देवरा बड़ा सतावेला। अरे यार इनको फिल्म दिखाओ आप भोजपुरी। हाँ, दिखाई साथ में जाएंगे हम दोनों देखने। अभी मेरी कोई लेटेस्ट फिल्म आएगी, भेजूंगी पक्का। मैं आपने कहा कि आपने मस्तराम से बॉलीवुड में एंट्री की थी, बट आपने एक बार कहा था कि हिम्मत वाला भी आपको ऑफर है, तो वो क्या हुआ था? वो हिम्मत वाला रह गई? अरे वो तो मैंने आज तक पे बोला भी था, बताया था एक्चुअली। मुझे गाना ऑफर हुआ था, पहली बार मुझे किसी बड़ी फिल्म में गाना ऑफर हुआ था। वो गाना देखा भी होगा आप लोगों ने, धोखा धोखा धोखा। उसमें 5 हीरोइनें थी, गुजराती, बंगाली, मराठी सब थी, तो मुझे भी ऑफर हुआ था, बट वो चीज़ें हो गई थी और मैं वापस से उस बारे में ना बात नहीं करना चाहती, क्योंकि जाने दो, अब पुरानी हो गई, पुरानी बात है। और ठीक है यार। आपके छठ के गीत भी काफ़ी फेमस हुए थे जी, अगर आप कुछ सुनाना चाहें। मेरा छठ का एक एवरग्रीन सॉन्ग है जो मुझे लगता है कि मैं भले रहूँ ना रहूँ, लेकिन वो गाना हमेशा हमेशा बजता रहेगा। छठ माई के करब बरतिया भोरहारे में 4 बजे, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग ऑफ माइन, छठ। ओके। शारदा सिन्हा जी से कभी मुलाकात हुई थी आपकी? नहीं, कभी मुलाकात शी इज़ लेजेंड, और उनसे मुलाकात हो या ना हो, वो हमेशा रहेंगी, वो लेजेंड थी और हैं और हमेशा रहेंगी। अच्छा, आपकी भोजपुरी एक्टर इंडस्ट्री से काफ़ी सारे नेता निकल रहे हैं, हम कब देखेंगे कि रानी जी भी नेता बन गई हैं? अरे नहीं भाई, मुझे माफ़ करो। मैं ऐसे बोलने वाली कहाँ से मैं नेता लगूँ करूँगी? मैं तो पता नहीं बेड़ा गर्क हो जाएगा उस पार्टी का जहाँ मैं नेता होंगी। नो वे, मैं अपनी एक्टिंग से खुश हूँ। हाँ, मैं नेता की एक्टिंग कर सकती हूँ, मैंने की भी है। अच्छा, एक इंसिडेंट हुआ था कि कोई फिल्म का कोई अवार्ड शो था जिसमें आपका कोई गाना होना था मनोज जी के साथ, फिर उसके बाद रवि किशन के साथ, और रवि किशन जी नगमा जी के साथ प्रैक्टिस करके निकल जाते हैं, फिर आप अकेली सोलो उतरती हैं भिवंडी। हाँ, और पूरी ये सब मैंने बोला हुआ है ना कहीं, तभी पता होगा। यस।
यार हाँ, वो सब मेरा इनिशियल टाइम था। आई थिंक तभी फर्स्ट बिग बॉस आया था। उस शो के बाद ही 3 दिन बाद रवि जी बिग बॉस में एंट्री मारने वाले थे। ओके फर्स्ट बिग बॉस, तभी हमें भी मालूम नहीं था बिग बॉस क्या है। उसके 3 दिन पहले ही वो शो हुआ था भिवंडी में, और मैं बहुत रोई थी उस शो से पहले, क्योंकि कोई भी हीरो मेरे साथ परफॉर्म ही नहीं करना चाहता था। और मैं बिल्कुल भी ये नहीं था कि मेरे को लोग देखते हैं, मुझे जानते हैं, मुझे पूछते हैं, मतलब मुझे लोग जानते हैं, मुझे ये भी नहीं पता था। अच्छा। तो लेकिन वही मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि तुम्हें डांस आता है, तुम डांस करो, अच्छे अच्छे गाने चूज़ करो। और रवि किशन जी ने मुझे कहा था कि रानी विल डू टुगेदर। तो मैं बेफिक्र हो गई थी। फिर पप्पू खन्ना जी फ़ोन करते हैं एज ए कोरियोग्राफर कि यू आर नॉट सीरियस, वेज योर सॉन्ग्स। मैंने कहा अब रवि जी के गानों पे कर रही हूँ ना मैं। नो 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 नो, वो तो नगमा के साथ रिहर्सल करके चले गया। एंड मेरा रोना चालू घर में। एंड मैंने कहा मम्मी मैं ये शो नहीं करूँगी जहाँ मनोज तिवारी, रवि किशन, कृष्णा अभिषेक, इंदु सोनाली, इतने बड़े बड़े लोग, वहाँ मुझे कौन जानता है, मुझे कोई नहीं जानता। सही है। तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि तुम्हें डांस आता है, तुम अच्छे गाने चूज़ करो, बाकी छोड़ दो ऊपर वाले पे। एंड वो दिन है और आज का दिन है, मैंने किसी के साथ परफॉर्म नहीं किया स्टेज पे। कसम खा के निकली थी उस स्टेज से कि अब सोलो परफॉर्म करूँगी। वो सोलो परफॉर्मेंस इतनी बेटर रही थी कि आप स्टेज से उतर गई तब भी पब्लिक चिल्ला रही थी। वंस मोर। और नो डाउट, देखिए ये बात आज भले मैं बहुत नॉर्मल तरीके से कर रही हूँ, लेकिन मुझे याद है जब वंस मोर मैंने सुना था, मैं स्टेज से जब मैं उतर रही थी परफॉर्मेंस के बाद, वैनिटी में जाके लिटरली बैठ के रोई थी मैं कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, लोग मुझे जानते हैं। एक डायमंड जुबली देने के बाद, क्योंकि उस लड़की को फील नहीं कराया गया ना इंडस्ट्री में कि यू आर समथिंग। आप समझ रहे हैं ये चीज़ क्यों आई? जिसकी फिल्म 60 हफ्ते चल चुकी हो, जो फिल्में ऑलरेडी कर रही है, मैं फिल्में कर रही थी, बट इंडस्ट्री में मुझे ये कभी जताया नहीं गया कि यू आर समथिंग। वो रोना उसी दिन, मेरी माँ भी रोई थी उस दिन। एंड आई नो कमाल आर खान भी थे वहाँ पे, KR के। एंड ही कैम इन वैनिटी और कहा वेरी गुड। और नगमा जी थी वहाँ पे। अच्छा। नगमा जी बोली बहुत अच्छा डांस किया तुमने। तो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था यार वो। और नगमा जी ने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया है, बहुत इज्जत दी है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। और उस दिन मैंने कसम खाई कि अब मैं किसी का स्टेज शेयर नहीं करूँगी। और देखिए, एक एक्ट्रेस, एक हीरोइन आज तक शेयर नहीं किया। अच्छा, ये आपने KRK की बात की है, कैसे पर्सनालिटी जरा इनके जैसे दिखते हैं वैसी पर्सनालिटी है वो। मतलब वो किस तरह, मतलब जिस तरह से वो बिंदास होकर क्रिटिक्स एज अ बोलते हैं, बातें करते हैं, वो वैसे ही है। अच्छा। या उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की है मेरे साथ। उन्होंने एक फिल्म थी मुन्ना पांडे बेरोजगार, KRK प्रोड्यूसर थे उस फिल्म के। अच्छा। उसमें KRK ने काम भी किया है। वो कभी सर्च करना, बड़ा अच्छा गाना उसका, उनका उस फिल्म में। तो ही इज़ लाइक दैट। ओके। वो मुझे एक इंसिडेंट याद है, बता देती हूँ। मुन्ना पांडे बेरोजगार की शूटिंग चल रही थी और आते हैं ना अपने कार्ड लेने के लिए, मैं भूल भी कि क्या बोलते हैं उसको, हम आर्टिस्ट कार्ड होता है ना। तो मेरा तो कार्ड था, तो मैं तो ठीक थी। किसी का कार्ड नहीं था। अच्छा। उस फिल्म में हीरो मनोज तिवारी जी थे। अच्छा। तो कार्ड नहीं था, तो KRK बोले घोड़ा चला दूंगा मैं, कार्ड कौन मांग रहा है? और मैं मेकअप रूम में बोली कि ऐसा हुआ क्या? तो ही इज अ फनी मैन। ओके। हाँ, ऐसे ही है वो, बिंदास है वो। तो ये जो इतना विवाद में रहते भी हैं, विवाद करवाते भी रहते हैं, करते भी रहते, ऐसे ही है क्या बिल्कुल रियल लाइफ में? नहीं, वैसे विवाद करने, आई थिंक मुझे लगता है कि रियल लाइफ में तो वो मामलों को सुलझाते हैं। KRK, हाँ, मामला सुलझाने का काम करते हैं वो। बट अब यूट्यूब पे आ गए तो क्योंकि वहाँ वो विवाद कराते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। बट देखिए ना, उनके वीडियोस कितने फनी होते हैं। राइट। मैं तो मिस करती हूँ उनकी फिल्मों के रिव्यू। अच्छा। अभी वो नहीं करते हैं अभी रिव्यू, तो बट मैं shift सच में भी- मिस करती हूँ। ये तो शिफ्ट हो गया इंडिया से, वो बोला जाता है। वो तो बहुत पहले ही शिफ्ट हो गए थे, बहुत ही पहले। अच्छा। रवि किशन जी के साथ आपका एक गाना है जैसन सोच ले रानी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये हमारे लिए एक नॉर्मल ही गाना था। हाँ। हमने कमालिस्तान में शूट किया था। इस गाने के साथ क्या हुआ ना कि जो कोरियोग्राफर आने वाले थे, कानू मुखर्जी जी, वो आ नहीं पाए थे। तो एक हमारे कोरियोग्राफर थे जिनके साथ मैंने भी काम नहीं किया था, रवि जी ने भी नहीं किया था। तो अब ऐसा हुआ कि कमालिस्तान में सेट तो लग गया है, अब बैकअप भी नहीं कर सकते, तो उनको इमीडिएटली बुलाया गया। और वो गाने में जो वॉइस है, मेल वॉइस जो है, वो रफ वॉइस थी। अच्छा। वो
हमारे जो प्रोड्यूसर थे उनके ड्राइवर थे या कोई जानने वाले थे जिन्होंने गा दी थी। फिर वो गाना उदित नारायण या किसी के आवाज़ में रिकॉर्ड होना था। तो जब हमने शूटिंग शुरू की तो आप लोग देखिए कि एक मोमेंट है उसमें, जैसे सोच ले ऐसे करके कुछ मोमेंट है रवि जी का। तो कोरियोग्राफर जो थे, अभी वो है नहीं इस दुनिया में, उन्होंने कहा कि यहाँ से कैमरा इधर आएगा और इधर से फिर उधर जाएगा, बाकी आप लोग कर लो। कोरियोग्राफर ने कह दिया ऐसे बस? क्योंकि ही इज़ ऑल्सो नर्वस फ्रंट ऑफ रवि किशन एंड रानी चैटर्जी। सो मैंने रवि जी ने देखा ऐसे, तो फिर रवि जी बोले नहीं नहीं तू निकाल ना, तू कुछ तो निकालेगा, मेरे को मालूम है। रवि जी ऐसे ही है, तू कुछ तो निकाल, तेरे अंदर टैलेंट तो है, तू निकाल। ठीक है सर। फिर उसने कुछ रफ मोमेंट्स दिए, उसके बाद हमने क्लियरिटी से उस मोमेंट्स को किया। और देखो इस गाने के बारे में नहीं पता है किसी को, बट ये गाना मेरी भी करियर का और रवि जी के करियर का क्या कहते हैं, वो अमर हो जाएगा ये गाना। ये कभी सोचा नहीं था। उसमें जो सिंगर थे वही आवाज़ रखी गई। रवि जी ने कहा ये गाना, ये आवाज़ अच्छी लग रही है, क्लिक करेगी आवाज़, क्योंकि बहुत ही देसी वॉइस लग रही थी रवि जी के, जो मेल वॉइस थी, तो उसी पे रखा गया। और उस कोरियोग्राफर ने आई थिंक वही एक गाना किया होगा, उसके बाद उनको कभी नज़र भी नहीं आए। बट देखिए एक गाना, कहते हैं ना कोई एक गाना उनके नसीब में आया और इस तरह से कमाल कर गया। अच्छा, अभी एक बातचीत चल रही थी कुछ आपकी शादी के बारे में, तो किसी ने पूछ लिया कि जैसे सलमान खान के बारे में कहा जाता कि ये कब शादी करेंगे, ऐसे रानी से पूछा जाता आप कब शादी करोगी? या मैं शादी तो करना चाहती हूँ, इस बारे में मैंने बोला भी है। और जैसे मैंने कहा ना कि एक फादर फिगर लड़का होना चाहिए। मुझे जिस दिन अच्छा लड़का मिलेगा, मैं ऑडियंस को भी कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग की नज़र में कोई अच्छा लड़का है तो डेफिनेटली मुझे मिला सकते हैं। कैसे मिलाएं, मतलब कुछ तरीका बताइए? ईमेल करें? आपको मेल करेंगे ना। अच्छा आपको मेल करेंगे, कमेंट सेक्शन में डालो, कोऑर्डिनेशन तो हो ही जाती है। आप लोग किस दिन काम आओगे ना मेरे? नहीं, पूरा काम करेंगे हम पूरा। नहीं, बट आई एम वेरी सीरियस कि मैं शादी तो करना चाहती हूँ। आई थिंक मुझे लगता है कि दिल्ली अब दूर नहीं है। आपने लगभग सारे बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, सभी की तारीफ भी सारी हुई है, लेकिन अगर आपसे मैं पर्सनली पूछूं तो पवन और खेसारी में आप किसे बेटर एक्टर मानती हैं? टफ। जैसे मैंने कहा कि दोनों का कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि पवन जी एक अलग जोनर के एक्टर हैं और खेसारी जी एक अलग जोनर के एक्टर हैं। बट अगर मुझे दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो बहुत टफ होगा यार, क्योंकि जिस जोनर की फिल्में पवन जी करते हैं उस जोनर की फिल्में खेसारी जी नहीं करते। खेसारी जी जो जोनर में हो, तो कैसे आप कैसे चुनोगे? हाँ, मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ। मैं कैसे चुनूँ इन दोनों को? आई थिंक बोथ आर बेस्ट। ओके, सिंगर बता दीजिए। ऑफ कोर्स पवन जी यार। ओह, पवन जी बहुत अच्छे सिंगर हैं, नो डाउट। पवन जी मैंने ये बोल दिया है, उनकी हमेशा शिकायत रहती है। अच्छा, कि आप तारीफ नहीं करती हैं? नहीं, वो अक्सर कहते हैं कि माने हम सिंगर अच्छा माने, बाकी एक्टर में हमारा नाम ना लिया जाला तरह से। शूट मैंने वो अभी भी वो ऐसा ही किया है। बट मैंने पवन जी नो डाउट ही इज ग्रेट सिंगर। पवन जी नॉर्मल भी गुनगुना देना, क्योंकि हमने तो उनको लाइव गुनगुनाते हुए देखा है, लाइव सुना है उनको। ही इज नो डाउट ब्लेस्ड है वो यहाँ से। बट मैं ये नहीं कह रही कि खेसारी जी अच्छा गाना नहीं गाते हैं, बट मैं पवन जी के गाने सुनना ज़्यादा पसंद करूँगी। आपने भोजपुरी कैसे सीखी? ये मैं खुद पहली फिल्म में जब मैंने कहा ना, मुझे सिखा के लेकर गए थे, और उसके बाद डेडिकेशन। मतलब भोजपुरी तो मैं भी ऐसे बोलती हूँ कि सब बोलते हैं रानी से सीखो यार, कैसे, क्योंकि मैं हूँ नहीं भोजपुरी से। बट कोई नहीं कह सकता कि मैं भोजपुरी से नहीं हूँ। मैं फराटे दाल बोल सकती हूँ, मतलब मैं भोजपुरी में गालियाँ भी दे सकती हूँ। आप सिंगर बनना चाहती हैं? नहीं। अच्छा सवाल किया, आई रियली लाइक इट। एक फिल्म थी रानी वेट्स राजा, आजकल ट्रेंड कर रहा है मेरा गाना जो मैंने गाया है उसमें। वो एक सिचुएशन थी कि हीरोइन को ही गाना है, तो मुझे गाना पड़ा था। और उसके बाद मुझे बहुत ऑफर्स आए गाने के, बट मैं वो काम नहीं कर सकती जो मुझे नहीं आता है। शायद आप सीख लेती तो हो जाता। और नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्टिंग करियर बहुत अच्छा चल रहा है। और सबसे बड़ा रीज़न भी ये है कि
जो आप नहीं आता है और जब वो करने जाते हो ना तो लोग आपके अंदर जो एक्चुअल में टैलेंट है उसको देखना बंद कर देते हैं। ओके। अगर मैं सिंगिंग करना शुरू कर दूं तो डेफिनेटली म्यूजिक डायरेक्टर्स ऑटो ट्यून लगा के मुझे बेस्ट सिंगर साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उस पर मैं जो ट्रोल होंगी ना फिर मेरी एक्टिंग की कोई तारीफ नहीं करेगा जो लोग करते हैं। सो दैट्स वाई एक्टिंग इज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मी। तो अगला पड़ाव अगर रानी का बात करें तो क्या होगा? बॉलीवुड में आना चाहेंगी? ऑफ कोर्स अभी मैं टीवी कर रही हूँ और मैं बिलीव करती हूँ धीरे धीरे स्टेप चढ़ने में, और मुझे लगता है कि बहुत बेखूबी मैं चढ़ रही हूँ। अभी 2 शो किए हैं मैंने, साथ में फिल्में भी चल रही हैं, एल्बम्स का भी प्लान कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को किसी में सीमित नहीं रखा है। हर एक चीज़ मुझे, बस मेरा मोटो है कि ऑडियंस को एंटरटेन करना, और बॉलीवुड मुझे नेटफ्लिक्स तक पहुंचना है, ये मेरा गोल है। अब देखते हैं कितने साल में होता है। मैं ये जानना चाहूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए अगर आप कुछ अपनी तरफ से कहें कि क्या हेल्प होनी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से या क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स, अगर उनकी बात करें तो क्या चीज़ें करनी चाहिए सुधार के लिए? भोजपुरी इंडस्ट्री में सब कुछ हो जाएगा अगर एक चीज़ बदल जाए तो, अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले, क्योंकि अभी सब्सिडी शुरू हुई हैं, लेकिन वो स्पेशली भोजपुरी को नहीं हुई है, सभी के लिए हुई हैं। अगर भोजपुरी फिल्मों के लिए मल्टीप्लेक्स अवेलेबल हो जाएं और मीडिया भोजपुरी फिल्मों को देखकर भोजपुरी फिल्मों के बारे में एक्चुअल में लिखें, ओके, ना कि यूट्यूब को देख के नहीं, फिल्मों को देखकर लिखें। मीडिया एंड मल्टीप्लेक्स, ये 2 चीज़ें सुधर गई ना तो हमारी इंडस्ट्री ने जो अभी आग लगा रखी है तो पता नहीं कितनी आग लगाएगी। पटना में पुष्पा 2 का टीजर लॉन्च हुआ था, भारी भरकम भीड़ जुड़ी थी और अल्लू अर्जुन को देखने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि क्या साउथ की मूवी अब भोजपुरी को टक्कर दे रही है, या इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग देख के आप लोगों की इंडस्ट्री का क्या रिएक्शन रहा? हम लोग बहुत खुश थे, बहुत प्राउड मोमेंट था। और अगर अल्लू अर्जुन और पुष्पा 2 की टीम ने पटना चुना तो ऐसे तो नहीं चुना होगा। फिल्मों का रिस्पांस वहाँ पर आता है, ऑडियंस वहाँ की फिल्में पसंद करती हैं, लेकिन इससे हमारी इंडस्ट्री को कोई नुकसान या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम उस इंडस्ट्री से कंपेयर कर रहे हैं अब हमारी इंडस्ट्री को जिनके पास बहुत कुछ है ऑलरेडी, और अभी हमें अर्न करना है। हमारे पास हमारे मल्टीप्लेक्स नहीं है। और पुष्पा 2 भी जो आई, अगर बिहार में भी रिलीज़ हुई होगी, हम यूपी में, तो मल्टीप्लेक्स में भी लगी होगी और सिंगल स्क्रीन में भी लगी होगी। और ये बहुत अच्छा मोमेंट है। पहले बिहार जाने के लिए लोग डरते थे, लेकिन अब अगर लोग वहाँ विजिट कर रहे हैं तो इसका मतलब बदलाव तो आ गया है, बहुत बड़ा बदलाव है, और हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है ना ये। तो कैसी लगी थी ये मूवी, आपने देखी? बहुत अच्छी लगी पुष्पा 2, नो डाउट। मतलब अल्लू अर्जुन को अगर देखो आप तो अंटे अमलापुरम में जो लड़का दिखा था वो लड़का, और पुष्पा 2। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, बॉलीवुड पुष्पा 2 डबिंग जिन्होंने की, श्रेयस, ओहो, उन्होंने ना 4 चांद लगा दिए अल्लू अर्जुन के किरदार को। तो इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए, और नो डाउट फिल्म तो माइंड ब्लोइंग है। साउथ में अगर आप कभी काम करना चाहें तो किस हीरो के साथ काम करना चाहेंगे? अल्लू अर्जुन। अच्छा, अल्लू अर्जुन, प्रभास, एंड महेश बाबू, जूनियर NTR, एंड रजनीकांत ऑल्सो। ओके, और बॉलीवुड में? बॉलीवुड सलमान खान ऑब्वियसली, शाहरुख खान, और अगर ऐसे मुझे स्टारडम का लालच ना हो तो राजकुमार राव। ओके, आपकी कभी मुलाकात शायद सलमान खान से हुई है? हुई है ना, 2-3 बार हुई है। कैसे हैं वो? ही इज सो स्वीट, ही इज सो स्वीट। एक तो बिग बॉस के सेट पे तो हुई थी, हाँ। लेकिन एक मुलाकात मेरी सलमान खान से हुई थी, उनकी शूट चल रही थी जाने मन फिल्म सिटी, और मेरी शूट चल रही थी मुन्ना पांडे बेरोजगार। तो हम लोगों की वैनिटी वैन्स अगल बगल में ही थी, बाजू बाजू में ही थी। तो मेरे मेकअप मैन को मैंने कहा कि मुझे सलमान खान से मिलना है, तो उन्होंने उनके मेकअप मैन से बात की, और सलमान सर हमेशा ना वैनिटी के बाहर ही बैठते हैं। अच्छा। वो बहुत कम वैनिटी वैन में बैठते हैं, ये बहुत लोगों को पता होगा आई थिंक। तो वैनिटी के बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने शर्ट नहीं पहनी थी, उनकी बॉडी अच्छी खासी, और बैठे हुए थे। जाने मन का वो गाना चल रहा था, हमको मालूम है, वो गाना शूट चल रहा था। सो मैं गई, और मुझे लगता है कि 15-20 मिनट तक हमने बात की थी एक दूसरे से।
ओहो उस बातचीत में बहुत सारी कॉन्वर्सेशन थी। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी और मेरी मम्मी कह रही थी कि हमने आपके लिए बहुत दुआएं की, आपके सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे, यू नो, इस तरह की सारी इमोशनल बातें। फिर एक और मीटिंग मेरी हुई थी उनसे रिलायंस में, फिल्म सिटी में, और वहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी। ये जो मैंने मुन्ना पांडे का फिल्म सिटी का बताया, ये 2005-6 की बात है। एंड कट टू मेरी मुलाकात उनसे होती 2013 CCL का ओपनिंग ग्लैम नाइट, ओके जो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग है, ग्लैम नाइट में। तो मैं वहाँ होस्ट के लिए गई थी, रेड कार्पेट होस्ट करने वाली थी मैं। सो नो डाउट सलमान खान है तो ये देखना तो बनता है। सही है। सो मैंने मेरे जीजा जी से कहा कि मुझे देखना है, मुझे मिलना है। तो हम लोग गए जहाँ उनकी वैनिटी वैन खड़ी थी, तो वो वही बाहर बैठे हुए थे। तो अब मेरे जीजा जी और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम इशारा करें कि हमें मिलना है। एक होता है ना, क्योंकि ही इज़ ए वेरी बिग सेलिब्रिटी, इतनी सिक्योरिटी है उनके आसपास। सो बट सलमान सर बात यहाँ कर रहे थे और देख वहाँ मेरी तरफ रहे थे। तो मैंने इशारा किया मैं आ सकती हूँ, तो उन्होंने इशारे में कहा आइए। और मैं गई और मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि हेलो आई एम रानी चैटर्जी। तो उन्होंने एक सेंटेंस कहा कि आई नो यू। तो मैंने कहा सर कैसे? तो उन्होंने कहा आपके पोस्टर्स जुहू पर बहुत देखता हूँ मैं। अच्छा। सो मेरे लिए ये प्राउड मोमेंट था और मैंने कहा रियली सर? बोले यस। और उनको याद था कि मैं 2005 और 6 में उस सेट पे भी उनसे मिली हूँ। उनकी मेमोरी इतनी अच्छी सलमान सर की, कहा कि आप पहले भी मिले हो। कहा जी इनफैक्ट लास्ट मीटिंग मेरी बिग बॉस के सेट पे हुई है, वहाँ भी उनको मेरी दोनों मीटिंग्स याद थी। सो ही इज़ वेरी गुड एंड बहुत अच्छे इंसान हैं, इसीलिए शायद अल्लाह ने उन्हें इतना बरकत दिया है। और राजकुमार राव से के साथ आप काम करना चाहते, क्या खासियत लगती है? मतलब बहुत नेचुरल एक्टर लगते हैं मुझे। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कम एज में ऐसे ऐसे किरदारों के साथ चैलेंज किया है कि उनका करियर भी ख़त्म हो सकता था, बट उन्होंने किया है। तो इट्स मीन्स कि वो डरते नहीं हैं। क्योंकि मैंने भी अपनी 15 साल की एज में एक माँ का किरदार किया और उससे मैं हिट हुई। सही है। तो इसलिए मुझे कनेक्टिविटी लगती है और मुझे लगता है कि जब आप एक बेहतरीन एक्टर के साथ स्क्रीन शेयर करते हो ना, तो एक बेहतरीन एक्टर आपके अंदर की और बेहतरीन चीज़ों को बाहर निकालता है। ओके रानी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड मैं ऑडियंस से भी यही कहूँगी कि आज मैंने बहुत दिल खोलकर बात की है यहाँ पे, और आप लोगों ने बहुत अच्छे से सवाल भी किए मुझसे। ऐसे सवाल नहीं थे जो मुझे आंसर करने में बोर लगे, और हमने बहुत अहम मुद्दों पर बात की है। और आपके शो के ज़रिए हमारी जो ऑडियंस है और जो भोजपुरी नहीं देखती है वो भी ऑडियंस जुड़ी रहेगी इससे, वो हमारी इंडस्ट्री के बारे में जान पाएगी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।